जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां सारे देश लोकतांत्रिक हों, है ना? हाँ। लोग आजाद हों। बिल्कुल। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार थे, फ्रेडरिक सोर्यू। उन्होंने अपनी पेंटिंग में कुछ ऐसा ही सपना देखा था। हाँ, वो मशहूर पेंटिंग जहाँ यूरोप और अमेरिका के लोग स्वतंत्रता की मूर्ति को सलाम कर रहे हैं। हाँ, और ये सिर्फ एक सपना नहीं था, ये असल में यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय की एक शुरुआत थी। सही कहा। और आज हम इसी दिलचस्प दौर को थोड़ा गहराई से समझेंगे। बिल्कुल, ये क्लास 10th बोर्ड के इतिहास के लिए बिल्कुल। और साथ ही एसएससी, यूपीएससी और दूसरी राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए भी बहुत अहम है। हाँ, हम खास तौर पर देखेंगे कि सौर्यो के पेंटिंग का मतलब क्या था, ये राष्ट्र राज्य आखिर होता क्या है, और अर्नेस्ट रेनन के विचार क्या थे राष्ट्र के बारे में। और हाँ, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने कैसे ये राष्ट्रवाद की चिंगारी जलाई। और उसमें नेपोलियन की क्या भूमिका रही, इस पर भी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सौर्यू की वो जो पहली तस्वीर थी, उसमें क्या खास था? हाँ, देखिए वो एक तरह का यूटोपियन एक आदर्श सपना था लोकतांत्रिक गणराज्यों का। अच्छा। उस पहले प्रिंट में लोग एक लंबे जुलूस में हैं और वो स्वतंत्रता की मूर्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। मूर्ति के एक हाथ में वो ज्ञान की मशाल है और दूसरे हाथ में? दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र। और नीचे जमीन पर देखिए वो निरंकुश राजशाही के टूटे हुए निशान बिखरे पड़े हैं। मतलब तानाशाही खत्म हो रही है, ये दिखाया है। बिल्कुल। और हर देश का अपना झंडा है। फ्रांस का तिरंगा सबसे आगे। हाँ, मैंने देखा है। फिर जर्मनी का वो काला लाल सुनहरा झंडा। सही। फिर ऑस्ट्रिया, पोलैंड, इंग्लैंड, रूस, ये सब राष्ट्रों की एकता दिखा रहे हैं। और ऊपर आसमान में ईसा मसीह, संत, फरिश्ते जैसे वो इस भाईचारे को आशीर्वाद दे रहे हैं। वाह, एक खूबसूरत कल्पना। पर ये तो कल्पना थी, असलियत में राष्ट्र राज्य का विचार कैसे पनपा? हाँ, तो यहीं से 19वीं सदी में राष्ट्रवाद एक बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत बना और इसी से निकला राष्ट्र राज्य का विचार। पहले तो बड़े बड़े साम्राज्य होते थे, अलग अलग राजाओं के। हाँ, राजवंशों का शासन था। राष्ट्र राज्य इससे अलग था। इसका मतलब था एक ऐसा देश जहां ज्यादातर नागरिक न कि सिर्फ लाजा, खुद को एक साझा पहचान, इतिहास, संस्कृति से जुड़ा महसूस करें। और एक सरकार हो। हाँ, एक केंद्रीय सरकार जिसका एक तय इलाके पर पूरा कंट्रोल हो और सबके लिए एक जैसे कानून हो, नागरिकों में एकता की भावना हो। लेकिन ये एकता, ये पहचान, ये अपने आप तो नहीं आई होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये स्वाभाविक नहीं थी। इसके लिए काफी संघर्ष हुए, नेताओं ने कोशिशें की, इसे गढ़ना पड़ा। अच्छा। यहीं पर देखिए फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नेस्ट रेनन के विचार बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 1882 में उन्होंने एक भाषण दिया था, राष्ट्र क्या है। हाँ, सुना है इसके बारे में। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने इस आम सोच को चुनौती दी कि राष्ट्र सिर्फ एक ही नस्ल, भाषा, धर्म या इलाके से बनता है। तो फिर किस चीज से बनता है राष्ट्र उनके हिसाब से? रेनन ने कहा कि राष्ट्र का आधार है एक गौरवशाली अतीत की साझी विरासत, जिसमें बलिदान हो, त्याग हो, महान काम हो। और इससे भी ज्यादा जरूरी है आज के समय में एक साथ रहने की इच्छा, मिलकर कुछ बड़ा करने की चाहत और भविष्य में भी ऐसा करते रहने का इरादा। वाह, ये तो गहरी बात है। उन्होंने कहा था कि राष्ट्र एक रोजाना होने वाला जनमत संग्रह है, मतलब लोग हर रोज मर्जी से साथ रहना चुनते हैं। डेली प्लेबिसाइट। हाँ, बिल्कुल। और वो मानते थे कि दुनिया में अलग अलग राष्ट्रों का होना ही आजादी की गारंटी है। और इस राष्ट्रवाद की पहली एकदम साफ झलक वो हमें 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में मिलती है। सही कहा ना? बिल्कुल सही। वहीं पहली बार सत्ता राजा के हाथ से निकलकर नागरिकों के समूह के पास आई, संप्रभुता लोगों के पास आ गई। क्रांतिकारियों ने फिर एकता बनाने के लिए क्या कदम उठाए? कई कदम उठाए, जैसे लापात्री यानी पितृभूमि और लेसित्वें यानी नागरिक, इन विचारों पर जोर दिया ताकि सब महसूस करें कि वो एक समुदाय हैं, समान अधिकारों वाले। और झंडा भी बदला था। हाँ, पुराना शाही झंडा हटाकर नया फ्रांसीसी तिरंगा अपनाया। स्टेट्स जनरल की जगह नेशनल असेंबली बन गई, जो नागरिकों द्वारा चुनी गई थी। और वो राष्ट्रगान, शपथ लेना, शहीदों को याद करना, ये सब भी हुआ था। हाँ, नए राष्ट्रगान बने, शपथें ली गई, उत्सव मनाए गए, सब कुछ राष्ट्र के नाम पर। और अंदरूनी व्यापार पर टैक्स हटा दिए। हाँ, आंतरिक सीमा शुल्क खत्म कर दिए गए। नाप तौल की एक जैसी प्रणाली लागू की गई पूरे देश में। और भाषा का क्या हुआ? बहुत सारी बोलियां थीं।
उन्होंने क्षेत्रीय बोलियों को कम करके पेरिस में बोली जाने वाली फ्रेंच को ही राष्ट्र की आम भाषा बना दिया। अच्छा। क्रांतिकारियों ने तो ये भी कहा कि उनका मिशन है यूरोप के बाकी लोगों को भी तानाशाही से आजाद कराना। इसी वजह से वो जैकोबिन क्लब बने होंगे दूसरे शहरों में, ब्रसेल्स, मेंस, मिलान। हाँ, और फ्रांसीसी सेनाएं जहां जहां गईं, ये राष्ट्रवाद का विचार अपने साथ ले गई। फिर नेपोलियन आए, उन्होंने तो लोकतंत्र खत्म कर दिया था फ्रांस में। हाँ, लोकतंत्र तो सीमित कर दिया, लेकिन प्रशासन के क्षेत्र में उन्होंने कई क्रांतिकारी सुधार जारी रखे। उनकी 1804 की जो सिविल कोड है, जिसे नेपोलियन संहिता कहते हैं, वो बहुत अहम है। क्या था उसमें खास? उसने जन्म के आधार पर मिलने वाले सारे विशेषाधिकार खत्म कर दिए, कानून के सामने सबको बराबर कर दिया और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। और ये सिर्फ फ्रांस में लागू हुआ? नहीं, नेपोलियन ने जिन इलाकों को जीता, जैसे डच गणराज्य, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, वहां भी ये सुधार लागू किए। प्रशासनिक बंटवारे आसान किए, सामंती व्यवस्था खत्म की। किसानों को भी फायदा हुआ? हाँ, किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी के जो टैक्स थे उनसे मुक्ति दिलाई। शहरों में कारीगरों के गिल्ड यानी श्रेणी संघों के नियंत्रण हटा दिए। यातायात और संचार सुधारा। तो शुरू में तो लोगों ने स्वागत किया होगा इन बदलावों का, व्यापारी, किसान। हाँ, शुरू में कई जगहों पर फ्रांसीसी सेनाओं को ऐसे देखा गया जैसे वो आज़ादी का तोहफा लेकर आए हैं। व्यापारियों, उद्योगपतियों को एक जैसे कानून, मानक नापतौल, एक राष्ट्रीय मुद्रा से फायदा दिखा। व्यापार आसान हो गया। लेकिन ये उत्साह ज्यादा दिन टिका नहीं शायद। नहीं, जल्द ही ये शुरुआती जोश दुश्मनी में बदलने लगा। क्यों? सुधार तो अच्छे लग रहे थे। क्योंकि लोगों को धीरे धीरे ये समझ आया कि ये प्रशासनिक सुधार तो ठीक हैं, पर राजनीतिक आज़ादी नहीं मिल रही। टैक्स बढ़ा दिए गए, सेंसरशिप लगा दी गई, और सबसे बड़ी बात, यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरदस्ती भर्ती की जाने लगी। अच्छा, तो फायदे से ज्यादा नुकसान दिखने लगा। हाँ, लोगों को लगा कि ये फायदे फ्रांसीसी कब्जे की कीमत पर आ रहे हैं। ये एहसास हुआ कि ये असली आज़ादी नहीं, बल्कि फ्रांस का शासन है। और इसी विरोध से फिर राष्ट्रवादी आंदोलन और तेज हुए होंगे यूरोप में। बिल्कुल, इसी फ्रांसीसी शासन के विरोध ने यूरोप में नए राष्ट्रवादी आंदोलनों को जन्म दिया। तो हमने देखा कि कैसे फ्रांसीसी क्रांति ने आधुनिक राष्ट्रवाद की नींव रखी, नागरिकता का विचार दिया, एक राष्ट्र का विचार दिया। हाँ, और ये विचार कुछ हद तक नेपोलियन के जरिए पूरे यूरोप में फैले। लेकिन क्योंकि ये जबरदस्ती थोपे गए थे, इसलिए इनका विरोध भी हुआ। और ये पूरी कहानी समझना, जैसा हमने कहा, परीक्षाओं के नजरिए से बहुत जरूरी है। एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। क्या किसी राष्ट्र को बनाने के लिए सिर्फ साझा इतिहास, कानून या भूगोल ही काफी है? या फिर जैसा रेनन ने कहा था, लोगों की हर रोज साथ रहने की इच्छा, वो साझा भविष्य की कल्पना, वो ज्यादा मायने रखती है? हम इतिहास के एक जरूरी हिस्से को समझने की कोशिश करेंगे। सोचिए, आज का यूरोप, जिसमें जर्मनी, इटली जैसे देश है, वैसा 18वीं सदी के मध्य में बिल्कुल नहीं था। तब ये देश मौजूद ही नहीं थे। तो ये राष्ट्रवाद यानी अपने देश से जुड़ाव की भावना आखिर आई कहाँ से? बिल्कुल सही सवाल है। उस दौर में देखिए, यूरोप कई राज्यों, रजवाड़ों और साम्राज्यों में बटा हुआ था। आज का जर्मनी वो तब 39 राज्यों का एक ढीला ढाला समूह था। इटली भी आप देखें तो सार्डिनिया, लंबार्डी जैसे कई हिस्सों में बटा था। और पूर्वी और मध्य यूरोप में तो हैब्सबर्ग जैसे विशाल साम्राज्य थे। वहां तो अलग अलग भाषाएं बोलने वाले, अलग अलग संस्कृति वाले लोग रहते थे। जर्मन, इतालवी, मग्यार, पोल, स्लोवाक, न जाने कितने समूह। उन्हें जोड़ने वाली बात वो सिर्फ राजा के प्रति वफादारी थी। कोई एक राष्ट्र वाली साझी पहचान वो नहीं थी। इसी बिखराव से एकता तक का सफर हम समझने वाले हैं। चलिए परत दर परत समझते हैं। दिलचस्प। तो उस वक्त समाज में कौन लोग थे जिनकी चलती थी? समाज का ढांचा कैसा था? देखिए, 19वीं सदी की शुरुआत में मोटे तौर पर 2 ताकतवर वर्ग उभर रहे थे। पहला था जमींदार कुलीन वर्ग, लैंडेड अरिस्टोक्रेसी जिसे कहते हैं। संख्या में कम पर जमीन जायदाद और रुतबे में बहुत ऊंचे। इनके पास गांव में बड़ी जमीनें थीं, शहर में हवेलियां थीं और राजनीति पर इनका कंट्रोल था। और मजे की बात यह है कि आपस में ये फ्रेंच भाषा बोलते थे। अच्छा। जो इनकी ऊंची हैसियत की निशानी मानी जाती थी। अच्छा, और दूसरा वर्ग कौन सा था? दूसरा वर्ग था नया उभरता हुआ मध्य वर्ग, मिडिल क्लास। औद्योगिकरण और व्यापार ने इसे जन्म दिया। इसमें उद्योगपति, व्यापारी, वकील, डॉक्टर जैसे पढ़े लिखे लोग थे। इनकी सोच कुलीनों से अलग थी। ये जन्म के आधार पर मिलने वाली विशेषाधिकारों की बजाय योग्यता, आजादी और कानून के सामने बराबरी पर जोर देते थे। असल में इसी मध्य वर्ग ने उदारवादी राष्ट्रवाद के विचार को आगे बढ़ाया। उदारवादी राष्ट्रवाद,
लिबरल नेशनलिज्म सुनने में तो काफी अच्छा लगता है, उदार मतलब आजाद। इसका ठीक ठीक मतलब क्या था? हाँ, लिबरलिज्म यानी उदारवाद, ये लैटिन शब्द लिबर्स से आया है, जिसका मतलब है आजाद। राजनीतिक तौर पे ये लोग चाहते थे कि राजा की मनमानी खत्म हो, तानाशाही ना रहे, संविधान बने, चुनी हुई प्रतिनिधि सरकार हो और नागरिकों को अधिकार मिले, जैसे बोलने की आज़ादी, निजी संपत्ति रखने का अधिकार। लेकिन यहाँ एक पेच था, ये पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं था। अच्छा, कैसे? वोट देने का अधिकार सबको नहीं था? सिर्फ उन पुरुषों को जिनके पास संपत्ति थी। महिलाओं और गरीब पुरुषों को उनको ये अधिकार नहीं मिला। तो कानून के सामने बराबरी तो थी, पर राजनीतिक बराबरी सबके लिए नहीं थी। ये समझना जरूरी है। हाँ, समझ गई। और आर्थिक तौर पर क्या व्यापार वगैरह में भी आजादी चाहते थे? बिल्कुल। आर्थिक उदारवाद का मतलब था बाजारों की आज़ादी, मुक्त बाजार और चीज़ों, पैसों और लोगों की आवाजाही पर सरकारी रोक-टोक का कम होना। पर सोचिए, उस वक्त जर्मन इलाके के 39 राज्यों में हर राज्य की अपनी अलग करेंसी थी, अपने अलग वजन और नाप के पैमाने थे। एक व्यापारी को हैम्बर्ग से नूरेम्बर्ग जाना हो तो आप यकीन करेंगे 11 जगहों पर कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती थी। 11 जगह टैक्स, ये तो व्यापार के लिए बुरे सपने जैसा है। व्यापार तो बहुत धीमा और महंगा हो जाता होगा। बिल्कुल, बहुत मुश्किल था। तो इस उलझन को सुलझाने के लिए आखिर क्या किया गया? इसका हल कैसे निकला? हाँ, इसी मुश्किल को हल करने के लिए 1834 में प्रशा यानी ब्रशा, उसकी पहल पर ज़ोल्वेरियन नाम का एक कस्टम यूनियन या कह लीजिए शुल्क संघ बना। ज़्यादातर जर्मन राज्य इसमें शामिल हो गए। इसने राज्यों के बीच के जो टैरिफ बैरियर थे वो खत्म कर दिए। मुद्राओं की संख्या देखिए 30 से घटाकर सिर्फ 2 कर दी और रेलवे लाइन बिछाने को भी बढ़ावा दिया। ये सिर्फ एक आर्थिक सुधार नहीं था, ये जर्मनी एकता और आर्थिक राष्ट्रवाद का प्रतीक बन गया। जैसा कि अर्थशास्त्री फ्रेडरिक लिस्ट ने कहा था, इसका मकसद जर्मनों को आर्थिक रूप से एक राष्ट्र में बांधना था। लेकिन 1815 में जब नेपोलियन हार गया, तब तो हालात बदले होंगे। वो पुरानी राजशाही ताकतें वापस हावी होना चाहेंगी। उन्होंने इन नए विचारों को दबाने की कोशिश की होगी। आपने सही पकड़ा, बिल्कुल। 1815 में वियना शहर में यूरोप की बड़ी ताकतों ब्रिटेन, रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया, इनकी एक बैठक हुई। इसे वियना कांग्रेस कहते हैं और इसकी अगुवाई कर रहे थे ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिच। इनका मकसद था नेपोलियन द्वारा हटाए गए राजवंशों को बहाल करना, यूरोप का नक्शा फिर से बनाना, ताकि शक्ति संतुलन रहे और सबसे जरूरी उदारवाद और राष्ट्रवाद के बढ़ते खतरे को रोकना। तो इस वियना कांग्रेस के बाद क्या हुआ? क्या यूरोप में पुरानी व्यवस्था लौट आई एक तरह से? हाँ, काफी हद तक। वियना संधि हुई 1815 में। इसके तहत फ्रांस में बुर्बो राजवंश वापस आ गया। फ्रांस की सीमाएं तय हुईं, उन पर नए राज्य बना दिए गए ताकि वो फिर से फैल ना सकें। जैसे उत्तर में नीदरलैंड्स बना और प्रशा, ऑस्ट्रिया, रूस को नए इलाके मिले। इस तरह यूरोप में एक रूढ़िवादी यानी कंजर्वेटिव व्यवस्था शुरू हुई। ये रूढ़िवादी लोग क्या मानते थे? इनकी सोच क्या थी? रूढ़िवादी मानते थे कि समाज में जो पुरानी संस्थाएं हैं, जैसे राजशाही, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच परिवार, ये सब बनी रहनी चाहिए। वो तेजी से बदलाव, खासकर क्रांति के खिलाफ थे। उनका मानना था कि समाज धीरे धीरे बदलना चाहिए, एकदम से नहीं। हाँ, कुछ लोग मानते थे कि सेना या प्रशासन में आधुनिकीकरण ठीक है अगर उनसे राजा की शक्ति बढ़ती हो। लेकिन ये सरकारें ज्यादातर निरंकुश थी। प्रेस पर सेंसरशिप थी, सरकार की आलोचना करने वालों को सजा मिलती थी। मेटरनिच जैसे नेता तो उदारवादियों और राष्ट्रवादियों से सख्त नफरत करते थे, उन्हें समाज का दुश्मन मानते थे। तो फिर उदारवादी और राष्ट्रवादी क्या डर कर चुप बैठ गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। दमन के कारण कई लोग भूमिगत हो गए, छिपकर काम करने लगे। इन्होंने गुप्त संगठन बनाए, सीक्रेट सोसाइटीज, जहां क्रांतिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती थी और विचारों का प्रचार होता था। इनमें सबसे प्रसिद्ध थे इटली के जुसेप मत्सीनी। उनका मानना था कि भगवान ने देशों को बनाया है, राष्ट्रों को, इसलिए इटली को छोटे छोटे राज्यों में बटा नहीं रहना चाहिए, बल्कि एक होकर गणराज्य बनना चाहिए। उन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप जैसे संगठन बनाए। मेटरनिच उन्हें हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन कहते थे। सोचिए, यानी टकराव, विचारों की लड़ाई और संघर्ष अंदर ही अंदर चल रहा था, दमन के बावजूद। हाँ, बिल्कुल। और 1830 से 1848 के बीच तो ये यूरोप में क्रांतियों के दौर के रूप में खुलकर सामने आने लगा।
फ्रांस में फिर राजशाही बदली। बेल्जियम नीदरलैंड से अलग होकर आज़ाद हो गया। यूनान यानी ग्रीस, उसने लंबे संघर्ष के बाद ऑटोमन साम्राज्य से आज़ादी हासिल की 1832 में। यूनान की आज़ादी की लड़ाई को पूरे यूरोप के पढ़े लिखे लोगों का, कलाकारों का समर्थन मिला। मशहूर अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने भी इसमें हिस्सा लिया। वो लड़ने गए और वहीं उनकी मौत हुई। और इसी दौर में कला, कविता, संगीत, लोक कथाओं ने भी राष्ट्रवादी भावनाएं जगाने में अहम भूमिका निभाई। इसे रोमांटिकवाद या रोमांटिसिज्म कहा गया। इसने तर्क की जगह भावनाओं और साझी संस्कृति पर जोर देकर हम एक हैं वाली फीलिंग को मजबूत किया। तो हमने देखा कि कैसे यूरोप बिखरे हुए साम्राज्यों से राष्ट्र राज्यों की सोच की तरफ बढ़ा, कैसे नए सामाजिक वर्ग उभरे, कैसे उदारवाद और रूढ़िवाद के बीच टकराव हुआ और कैसे क्रांतिकारियों ने गुप्त रूप से संघर्ष जारी रखा। बिल्कुल, ये घटनाएं सिर्फ शुरुआत थीं। इन्होंने आने वाले बड़े बदलावों की, खासकर 1848 की क्रांतियों और फिर जर्मनी इटली के एकीकरण की जमीन तैयार की। राष्ट्र का विचार अब जड़ें पकड़ रहा था, फैल रहा था। ये सोचने वाली बात है कि मैत्सिनी जैसे क्रांतिकारियों, इन गुप्त संगठनों और रोमांटिक विचारों का यूरोप के भविष्य पर आगे और क्या असर हुआ होगा। हम अक्सर सोचते हैं कि राष्ट्र मतलब देश सिर्फ लड़ाइयों या राजनीति से बनते हैं, है ना? पर क्या आपको अंदाजा है कि इसमें कला, संस्कृति और लोगों की भावनाओं का भी कितना बड़ा हाथ था? बिल्कुल, ये समझने बहुत जरूरी है कि राष्ट्रवाद सिर्फ सीमाओं का खेल नहीं है, ये विचारों और जज्बातों का भी सफर है। आज हम यही देखेंगे कि कैसे रोमांटिक सोच ने, आप कह सकते हैं, जमीन तैयार की, फिर क्रांतियों ने इसे शक्ल दी और फिर कैसे जर्मनी और इटली जैसे देश बने। इसने तो यूरोप का पूरा नक्शा ही बदल दिया। हाँ, चलिए इस सफर को जरा करीब से समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं रोमांटिक कल्पना और राष्ट्रीय भावना से। मतलब ये कि राष्ट्रवाद सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि दिल और दिमाग से भी जागा। ये 19वीं सदी की शुरुआत की बात है। यूरोप में रोमांटिसिज्म यानी रोमांटिज्म का दौर आया। हाँ, ये वो दौर था जब कलाकार और कवि तर्क और विज्ञान की बजाय भावनाओं को, कल्पना को और जो लोक संस्कृति होती है उसे ज्यादा महत्व देते थे। एक जर्मन विचारक थे, योहान गॉटफ्रीड हर्डर। उनका मानना था कि सच्ची जर्मन संस्कृति राजा महाराजाओं में नहीं बल्कि आम लोगों में बसती है, उनके लोकगीतों में, कहानियों में, रिवाजों में। इसे उन्होंने फॉल्क्सचाइस्ट कहा, मतलब लोक आत्मा। अच्छा, ये सोच ही अपने आप में बड़ी क्रांतिकारी थी, क्योंकि इसने राष्ट्र की नींव आम लोगों की साझा संस्कृति पर रखी। मतलब लोक कथाएं या लोकगीत इकट्ठा करना भी एक तरह से राष्ट्र बनाने जैसा काम हो गया। हाँ, बिल्कुल। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जर्मनी के ग्रिम बंधु जैकब और विल्हेम ग्रिम। उन्होंने गांव-गांव घूमकर पुरानी जर्मन लोक कथाएं जमा की, जो आज ग्रिम्स फेरी टेल्स के नाम से मशहूर है। लेकिन ये सिर्फ मनोरंजन तो नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ कहानियां नहीं थीं। उनका मानना था कि ये कथाएं जर्मन लोगों की असली आत्मा को दिखाती हैं। और उस समय जो नेपोलियन के कारण फ्रांसीसी संस्कृति का दबदबा था, उसका विरोध करने का ये एक तरीका भी था। उन्होंने जर्मन भाषा को भी बहुत बढ़ावा दिया, एक बहुत बड़ा शब्दकोश भी प्रकाशित किया। सोचिए कैसे भाषा और लोक परंपराएं वो एकता और प्रतिरोध का जरिया बन गई। और भाषा का इस्तेमाल तो फिर सीधे सीधे एक राजनीतिक हथियार की तरह भी हुआ, जैसे पोलैंड में शायद। हाँ, बिल्कुल। पोलैंड जिसे रूस, प्रशिया और ऑस्ट्रिया ने आपस में बांट लिया था, वहाँ रूसी भाषा थोपने की जबरदस्त कोशिश हुई। पर पोलिश लोगों ने, खासकर वहाँ के पादरियों ने, बुद्धिजीवियों ने, चर्च में, स्कूलों में, धार्मिक शिक्षा में पोलिश भाषा का इस्तेमाल बंद नहीं किया, जारी रखा। कैरल कर्पिंस्की जैसे संगीतकार थे, उन्होंने अपने संगीत से, अपने ओपेरा से और पोलोनेस और माजूर्का जैसे लोक नृत्य को राष्ट्रीय संघर्ष का प्रतीक बना दिया। 1831 में हथियारबंद विद्रोह तो कुचल दिया गया, पर भाषा के जरिए ये शांतिपूर्ण विरोध चलता रहा। लेकिन ये सिर्फ सांस्कृतिक या राजनीतिक हलचल का ही दौर नहीं था। यूरोप उस समय मतलब 1830 और 40 के दशक में बड़ी आर्थिक मुश्किलों से भी गुजर रहा था। सही कहा आपने। जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी थी, शहरों में भीड़ बढ़ गई, बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी और इंग्लैंड से जो सस्ता मशीनी माल आ रहा था, उसने यूरोप के छोटे कारीगरों का काम लगभग छीन लिया था। गांव में किसान सामंती लगान और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे थे।
ऊपर से जब फसलें खराब हुईं तो खाने की चीजों के दाम आसमान छू गए, भूखमरी फैल गई। इसी का नतीजा था कि 1848 में पेरिस में भोजन की कमी और बेरोजगारी के कारण लोग सड़कों पर उतर आए। विद्रोह हुआ, राजा लुई फिलिप को गद्दी छोड़कर भागना पड़ा और फ्रांस एक बार फिर गणतंत्र बन गया। अच्छा। हाँ, और सभी वयस्क पुरुषों को वोट देने का अधिकार मिला और काम का अधिकार देने के लिए राष्ट्रीय कार्यशालाएं बनाने की बात हुई। और जर्मनी के सिलेसिया में भी बुनकरों ने विद्रोह किया था ना? हाँ, वो भी इसी आर्थिक तंगी का नतीजा था। हाँ, बिल्कुल। वो कम मजदूरी मिलने के खिलाफ थे। तो ये सारी घटनाएं दिखाती हैं कि क्रांति सिर्फ राजनीतिक आजादी के लिए नहीं थी, लोग रोटी और इंसाफ भी मांग रहे थे। तो एक तरफ गरीब और मजदूर थे जो भोजन और काम मांग रहे थे, और दूसरी तरफ पढ़े लिखे मध्यम वर्ग के लोग थे। वो क्या चाहते थे? संवैधानिक सुधार और राष्ट्रीय एकता, खासकर जर्मनी जैसे इलाकों में जो बटे हुए थे। बिल्कुल, 1848 में यही हुआ। जर्मनी के अलग अलग राज्यों से पढ़े लिखे मध्यम वर्ग के लोग, जैसे प्रोफेसर, वकील, व्यापारी, ये सब फ्रैंकफर्ट शहर में सेंट पॉल चर्च में इकट्ठा हुए। उन्होंने एक तरह की राष्ट्रीय संसद बनाई और एक लोकतांत्रिक संविधान का मसौदा तैयार किया। उन्होंने तय किया कि प्रशिया के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को एकजुट जर्मनी का ताज पहनाया जाए, लेकिन संवैधानिक राजा के तौर पर। लेकिन राजा ने तो मना कर दिया। हाँ, उसने मना कर दिया। उसने इसे गटर से मिला ताज कह के ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि वो संसद के अधीन होकर राजा बनना ही नहीं चाहता था। वो जनता द्वारा चुने प्रतिनिधियों के अधिकार को मानता ही नहीं था। नतीजा ये हुआ कि उदारवादियों की ये कोशिश नाकाम हो गई। सेना बुला ली गई, राजशाही और कुलीन वर्ग ने फिर से अपना नियंत्रण जमा लिया। एक और दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी क्रांति में महिलाओं ने बहुत बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था। अपने राजनीतिक संगठन बनाए, अखबार निकाले, प्रदर्शनों में शामिल हुईं, लेकिन उन्हें वोट देने का अधिकार तब भी नहीं मिला। तो 1848 की ये जो नाकामी थी, इसके बाद रास्ता बदला। मतलब अब क्रांतियों की जगह कूटनीति और युद्ध ने ले ली। शायद इटली का एकीकरण इसका अच्छा उदाहरण है। बिल्कुल, 1848 के बाद इटली का एकीकरण इसी रास्ते पर चला। इटली तब 7 राज्यों में बटा हुआ था। सिर्फ एक राज्य था, सार्डिनिया पीडमोंट, जहां एक इतालवी राजघराने का शासन था। इसके एकीकरण में 3 लोगों का नाम बहुत अहम है। एक तो ग्यूसेप मैज़ीनी, जो एक क्रांतिकारी विचारक थे जिन्होंने यंग इटली जैसा संगठन बनाया था। हाँ, मैजिनी। दूसरे थे काउंट कामिलो डी कावूर। ये सार्डिनिया पिडमोंट के प्रधानमंत्री थे, बहुत चतुर कूटनीतिज्ञ। और तीसरे थे ग्यूसेप गैरिबाल्डी, एक तरह के जननायक जिनकी रेड शर्ट्स नाम की सेना बहुत मशहूर हुई। तो कैव्यूर की रणनीति क्या थी, कूटनीति वाली? हाँ, कैवूर ने फ्रांस के साथ एक चालाकी भरी संधि की और उसकी मदद से 1859 में ऑस्ट्रिया को हरा दिया। इससे उत्तरी इटली का बड़ा हिस्सा सार्डिनिया पिडमोंट के साथ आ गया। फिर गैरिबाल्डी ने अपनी सेना के साथ दक्षिण की ओर कूच किया और सिसिली और नेपल्स के राज्यों को जीत लिया और उन्हें सार्डिनिया के राजा को सौंप दिया। आखिरकार 1861 में विक्टर इमैनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। हालांकि रोम बाद में 1870 में इटली में शामिल हुआ। अच्छा, और जर्मनी का एकीकरण? वो तो ज्यादातर प्रुशिया के सैन्य ताकत से हुआ लगता है ना? ऑटो वॉन बिस्मार्क का नाम आता है इसमें। हाँ, बिल्कुल। जर्मनी का रास्ता इटली से अलग था, ज्यादा सैन्यवादी। इसका पूरा श्रेय जाता है प्रशिया के प्रधानमंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क को। बिस्मार्क का मानना था कि उस समय के बड़े सवालों का हल भाषणों और बहुमत के फैसलों से नहीं होगा, जैसा 1848 में कोशिश की गई थी, बल्कि रक्त और लौ यानी युद्ध और सैन्य ताकत से होगा। और उन्होंने यही किया। प्रशिया की सेना और नौकरशाही की मदद से उन्होंने 3 युद्ध लड़े। 1864 में डेनमार्क के खिलाफ, 1866 में ऑस्ट्रिया के खिलाफ और 1870-71 में फ्रांस के खिलाफ। और फिर इन युद्धों के बाद फ्रांस की हार डिसाइसिव थी। इसके बाद जनवरी 1871 में पेरिस के पास वर्साय के शानदार शीश महल में एक समारोह हुआ जिसमें प्रशिया के राजा विल्हेम प्रथम को जर्मन सम्राट घोषित किया गया। इस तरह जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। एक नया, बहुत शक्तिशाली जर्मन राष्ट्र बना जिसने यूरोप की राजनीति बदल दी।
पर हाँ, ये राष्ट्र लोकतांत्रिक कम और सैन्यवादी ज्यादा था, जिसमें प्रशिया का दबदबा था। अच्छा, एक और बात, ये जो नए राष्ट्र बन रहे थे, इनको एक पहचान देने के लिए, एक चेहरा देने के लिए कलाकारों ने कुछ नारी रूपकों का इस्तेमाल किया है ना, जैसे भारत माता हैं। हाँ बिल्कुल, राष्ट्र को एक अमूर्त विचार से निकालकर एक ठोस रूप देने की कोशिश थी ये। जैसे फ्रांस में उन्होंने मारियान को चुना। ये एक लोकप्रिय ईसाई नाम है। मारियान को स्वतंत्रता और गणतंत्र के प्रतीक के तौर पर दिखाया गया, लाल टोपी, तिरंगा, कलगी के साथ। उनकी मूर्तियां चौराहों पर लगाई गईं, सिक्कों और डाक टिकटों पर उनकी तस्वीर छपी, ताकि लोगों को राष्ट्र की एकता याद रहे। और जर्मनी के लिए? जर्मनी के लिए बनी जर्मेनिया। वो बलूत यानी ओक के पत्तों का मुकुट पहनती थी, क्योंकि जर्मन बलूत को वीरता का प्रतीक माना जाता था। उनके हाथ में तलवार होती थी, जिस पर लिखा होता था कि जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है। ये तस्वीरें लोगों को अपने देश से भावनात्मक रूप से जोड़ने का काम करती थीं। 20वीं सदी के अंत तक आते आते ये राष्ट्रवाद जो कभी आज़ादी और एकता की लड़ाई के लिए शुरू हुआ था, वो कुछ और ही रूप लेने लगा, थोड़ा आक्रामक। हाँ, ये एक अहम बदलाव था। सदी के आखिरी चौथाई तक राष्ट्रवाद का वो उदारवादी लोकतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा जो शुरू में था। अब ये ज्यादा संकीर्ण और आक्रामक होने लगा। राष्ट्र अब सिर्फ अपनी एकता और स्वतंत्रता तक सीमित नहीं रहे, वो दूसरे राष्ट्रों पर अपना दबदबा कायम करना चाहते थे, उपनिवेश बनाना चाहते थे, अपनी सैन्य ताकत बढ़ाना चाहते थे, एक दूसरे से होड़ करने लगे। खासकर जर्मनी और इटली के एकीकरण के बाद यूरोप में शक्ति का संतुलन पूरी तरह बदल गया। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ये नए बने शक्तिशाली देश जर्मनी और इटली, इनके बीच बड़ी प्रतिद्वंद्विता शुरू हो गई। और यही आक्रामक राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद की दौड़ और आपसी तनाव, क्या यही आखिरकार 1914 में पहले विश्व युद्ध का कारण बना? बिल्कुल, यही तनाव बढ़ते बढ़ते पहले विश्व युद्ध के महाविनाश तक ले गया। तो हमने देखा कि कैसे यूरोप में राष्ट्रवाद का सफर शुरू हुआ, सांस्कृतिक जड़ों से, रोमांटिक विचारों से, फिर क्रांतियों और जन आंदोलनों से गुजरा, कूटनीति और युद्धों से शक्तिशाली राज्यों का निर्माण हुआ, और फिर अंत में कैसे यही राष्ट्रवाद एक आक्रामक और खतरनाक रूप ले बैठा। हाँ, ये सोचना भी दिलचस्प है कि मारियन या जर्मेनिया जैसे जो प्रतीक थे, वो उस समय लोगों के लिए कितने मायने रखते होंगे, कैसे वो लोगों को अपने देश से जोड़ते होंगे। क्या आज भी हमारे जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं, वो हमारे लिए वही भावनाएं जगाते हैं, या वक्त के साथ उनका मतलब बदल गया है? ये सोचना। भारत में राष्ट्रवाद का उदय। जी हाँ, सोचिए वो क्या था जिसने लाखों भारतीयों को एक साथ ला खड़ा किया अंग्रेजी शासन के खिलाफ। ये भावना थी अपने देश के लिए प्यार की, अपने शासन की इच्छा की। 20वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेजों का राज तो था, पर अंदर ही अंदर कुछ सुलग रहा था। बिल्कुल, एकता और विरोध की भावना, खासकर पहले विश्व युद्ध मतलब 1914 से 18 के बाद ये और तेज हुई। हाँ, पर यह समझना भी जरूरी है, जैसा आपने कहा, कि ये राष्ट्रवाद की भावना कोई रातों रात नहीं जागी। सही कहा, ये सालों के संघर्ष, कई घटनाओं और नेताओं के प्रयासों का नतीजा थी। और पहले विश्व युद्ध ने तो जैसे आग में घी का काम किया। उसने भारत की राजनीतिक और आर्थिक हालत बिल्कुल बदल दी। तो चलिए इसी पर आते हैं। पहले विश्व युद्ध का असर क्या हुआ? ब्रिटेन लड़ाई में कूदा और भारत को भी खींच लिया। हमसे सैनिक मांगे गए, पैसा, सामान, सब कुछ। हाँ, और युद्ध का सारा भारी खर्चा भी हम पे ही डाल दिया गया, टैक्स बढ़ा दिए गए। और जरूरी चीजों के दाम वो तो आसमान छूने लगे। गांव से जबरदस्ती फौज में भर्ती की गई। नतीजा क्या हुआ? खेती चौपट, अकाल, महंगाई, बहुत बुरा हाल था। और देखिए विडंबना, भारत ने 13 लाख से ज्यादा सैनिक दिए, इतनी बड़ी रकम खर्च की, उम्मीद थी कि शायद कुछ मिलेगा, स्वशासन की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन मिला क्या? कुछ नहीं। अंग्रेजों ने अपने वादे भुला दिए। हाँ, इससे लोगों में गुस्सा और निराशा बढ़नी ही थी, बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसी माहौल में स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नमेंट का विचार और मजबूत हुआ। 1916 में वो लखनऊ पैक्ट भी तो हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। बिल्कुल, एक अहम पड़ाव था वो। इसने दिखाया कि अलग अलग समुदाय के नेता भी मिलकर राजनीतिक अधिकार मांग सकते हैं। हाँ, तिलक, एनी बेसेंट, जिन्ना जैसे बड़े नेता सक्रिय थे। वो अब स्वराज को एक हक की तरह मांग रहे थे। जी, न कि किसी एहसान या भीख की तरह। आवाज बुलंद हो रही थी। लेकिन फिर 1918 में युद्ध खत्म हुआ।
उम्मीद थी कि अब शायद अंग्रेज कुछ नरमी बरतेंगे। पर हुआ ठीक उल्टा। सरकार नरम होने की बजाय और सख्त हो गई, सुधारों की जगह दमन का रास्ता चुना। और यहीं इसी मुश्किल दौर में भारत की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आता है, महात्मा गांधी का आगमन। हाँ, जनवरी 1915 में वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। वहां उन्होंने 20 साल से ज्यादा बिताए थे। और वहां उन्होंने नस्लीय भेदभाव के खिलाफ एक अनोखा तरीका अपनाया था, सत्याग्रह। सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह, या कह सकते हैं सत्य की शक्ति। इसका मूल सिद्धांत था कि अगर आपका मकसद सच्चा है और लड़ाई बिना नफरत या हिंसा के लड़ी जाए तो अत्याचारी को भी अंत में सच मानना पड़ेगा। बिल्कुल। गांधी जी के लिए ये सिर्फ एक राजनीतिक चाल नहीं थी, ये सत्य और अहिंसा पर आधारित जीवन जीने का तरीका था, जो व्यक्ति को भी बदलता है और समाज को भी। भारत आकर उन्होंने पहले से छोटे स्तर पर आजमाया, जैसे 1917 में बिहार के चंपारण में। हाँ, जहाँ किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी, गांधी जी के सत्याग्रह ने वहां अंग्रेजों को झुकाया। फिर गुजरात के खेड़ा में भी 1917-18 फसल खराब हो गई थी, पर सरकार लगान मांग रही थी। वहां भी गांधी जी किसानों के साथ खड़े हुए और सरकार को लगान वसूली रोकनी पड़ी। और 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों की हड़ताल का भी समर्थन किया था उन्होंने, बेहतर मजदूरी के लिए। जी हाँ, इन शुरुआती सफलताओं ने गांधी जी को आम भारतीयों के बहुत करीब ला दिया। वो एक ऐसे नेता बन गए जो लोगों का दुख समझता था और शांति से लड़ना जानता था। एक जन नेता। लेकिन जैसा हमने कहा, अंग्रेजों का रवैया तो सख्ती था। मार्च 1919 में वो ले आए रॉलेट एक्ट, एक बेहद दमनकारी कानून, जिसे काला कानून भी कहा गया। इसने सरकार को बहुत ज्यादा ताकत दे दी। हाँ, मतलब बिना मुकदमा चलाए किसी को भी जेल में डाल दो, प्रेस की आजादी पर रोक लगा दो। इसके खिलाफ गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया, शांतिपूर्ण विरोध। और प्रतिक्रिया जबरदस्त थी। पूरे देश में हड़तालें हुईं, जुलूस निकले। हाँ, हालांकि कुछ जगहों पर हिंसा भी हुई और सरकार ने इसका जवाब और ज्यादा बेरहमी से दिया। लेकिन सबसे भयानक, सबसे दर्दनाक घटना हुई अमृतसर में, पंजाब में। जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन। हजारों लोग, मर्द, औरतें, बच्चे जलियांवाला बाग में जमा हुए थे, शांति से रॉलेट एक्ट और अपने 2 नेताओं डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। तभी जनरल डायर अपनी फौज लेकर वहां पहुंचा। उसने बाग से निकलने के सारे रास्ते बंद करवा दिए और फिर बिना किसी चेतावनी के निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का हुक्म दे दिया। लगभग 10 मिनट तक गोलियां चलती रहीं। अंदाजा है कि 1000 से ज्यादा लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हुए। इस हत्याकांड ने तो जैसे पूरे देश को हिलाकर रख दिया। अंग्रेजी शासन का असली क्रूर चेहरा सामने आ गया। हाँ, लोगों का ब्रिटिश न्याय व्यवस्था से भरोसा पूरी तरह उठ गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने गुस्से में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। गांधी जी ने भी कहा कि अब यह शासन नैतिक रूप से दिवालिया हो चुका है। इसके बाद पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया। लोगों को भयानक अपमान सहना पड़ा, सड़कों पर रेंगने को मजबूर किया गया, कोड़े मारे गए। यहीं से गांधी जी को लगा कि अब शासक और शासित के बीच का रिश्ता पूरी तरह टूट चुका है। सिर्फ सुधारों से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल। उन्होंने महसूस किया कि अब भारतीयों को स्वराज यानी पूर्ण स्वशासन के लिए लड़ना ही होगा, और इसी सोच ने अगले बड़े आंदोलन की नींव रखी, असहयोग आंदोलन। तो संक्षेप में देखें तो पहले विश्व युद्ध का असर, गांधी जी का आगमन और सत्याग्रह, फिर रॉलेट एक्ट जैसा दमन और जलियांवाला बाग की त्रासदी। हाँ, इन सब ने मिलकर स्वराज की मांग को बहुत मजबूत बना दिया। इसने भारतीयों को एक साथ आने की एक नई वजह दी। हाँ, अब जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जी, जरूर। सोचिएगा कि कैसे इन घटनाओं ने, खासकर जलियांवाला बाग ने, भारत के अलग अलग हिस्सों और समुदायों के लोगों को अंग्रेजी राज के खिलाफ एक अभूतपूर्व एकता में बांधने की जमीन तैयार की। इस पर विचार जरूर करें। असहयोग आंदोलन। हाँ, ये टॉपिक देखिए न सिर्फ 10वीं बोर्ड के लिए, बल्कि आगे एसएससी, यूपीएससी या स्टेट लेवल की परीक्षाओं के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो चलिए कोशिश करते हैं इसे आसान शब्दों में समझने की, एकदम साफ और सीधा। हाँ, देखते हैं कि ये आंदोलन आखिर क्यों हुआ, इसका मतलब क्या था और कैसे ये पूरे भारत में फैला। और ये भी कि स्वराज्य शब्द का मतलब अलग-अलग लोगों के लिए क्या था, है ना? सही कहा, वो समझना बड़ा दिलचस्प रहेगा। तो शुरुआत कहाँ से होती है? शायद 1919,
जलियांवाला बाग? हाँ बिल्कुल, वो जो भयानक हत्याकांड हुआ था ना, उसने अंग्रेजी न्याय व्यवस्था पर जो थोड़ा बहुत भरोसा बचा था भारतीयों का, वो खत्म कर दिया। अच्छा। वहीं से महात्मा गांधी को लगा कि भाई अब स्वराज चाहिए और उसके लिए एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना होगा। एक ऐसा आंदोलन जिसमें सब लोग साथ हों। हाँ, सब लोग, हर धर्म, हर वर्ग के लोग, और सबसे जरूरी बात, अहिंसा के रास्ते पर। और यहीं पर गांधी जी का वो विचार आया, असहयोग। बिल्कुल, असहयोग। मतलब अगर हम भारतीय ही सरकार का साथ देना बंद कर दें, उनके स्कूल, दफ्तर, अदालतें सब छोड़ दें, तो उनका पूरा सिस्टम ही हिल जाएगा। हाँ, यही सोच थी। और इसी टाइम पर देखिए एक और बड़ा मुद्दा था जो भारतीय मुसलमानों को अहम लग रहा था, वो था खिलाफत का मुद्दा। अच्छा, खिलाफत, वो तुर्की वाला मामला। हाँ, पहले विश्व युद्ध में तुर्की हार गया था, ऑटोमन साम्राज्य, और अंग्रेजों ने खलीफा का पद, जो पूरी दुनिया के मुसलमानों के आध्यात्मिक नेता माने जाते थे, उसे खत्म करने का फैसला कर लिया था। तो इससे भारतीय मुसलमान काफी नाराज थे। जाहिर है। और फिर मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, इन नेताओं ने 1919 में बॉम्बे में एक खिलाफत कमेटी बनाई। और गांधी जी ने इसमें एक मौका देखा। हाँ, गांधी जी को लगा कि ये हिंदू मुस्लिम एकता बनाने का सुनहरा मौका है। अगर कांग्रेस खिलाफत का समर्थन करती है तो दोनों समुदाय मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सकते हैं। तो उन्होंने समर्थन किया। बिल्कुल। और कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, ये सितंबर 1920 की बात है, उन्होंने स्वराज और खिलाफत दोनों के लिए असहयोग आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव रखा। और वो पास हो गया? हाँ, मान लिया गया। और फिर जनवरी 1921 से आंदोलन बाकायदा शुरू हुआ। तो क्या क्या हुआ इस आंदोलन में? लोगों ने क्या किया? देखिए, बड़े पैमाने पर चीजें हुई। हजारों स्टूडेंट्स ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़े, टीचर्स ने इस्तीफे दिए, वकीलों ने प्रैक्टिस बंद कर दी। अच्छा। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार हुआ, उनकी होली जलाई गई। स्वदेशी मतलब खादी पहनने पर जोर दिया गया। हाँ, वो चरखे वाला दौर। वही, कई लोगों ने तो अंग्रेजों से मिली उपाधियां तक लौटा दी, और कहीं-कहीं किसानों ने टैक्स देने से भी मना कर दिया। लेकिन ये जो स्वराज था, क्या सबके लिए इसका मतलब एक ही था? नहीं, यही बात दिलचस्प हो जाती है। देखिए, शहरों में जो मध्य वर्ग था, छात्र, वकील, व्यापारी, उनके लिए स्वराज का मतलब शायद राजनीतिक आजादी से ज्यादा था। उन्होंने बहिष्कार किया, स्कूल छोड़े। हाँ, और इसी दौरान काशी विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे अपने राष्ट्रीय संस्थान भी खुले। विदेशी कपड़ों का आयात तो करीब करीब आधा रह गया था उस समय। पर आप कह रही हैं कि ये जोश ज्यादा टिका नहीं शहरों में, क्यों? हाँ, कुछ वजह थी। एक तो वैकल्पिक भारतीय संस्थान उतने नहीं थे कि सबकी जरूरत पूरी हो सके। फिर खादी जो थी वो मिल के कपड़ों से महंगी पड़ती थी, तो आम आदमी के लिए मुश्किल था। हाँ, और वकील, टीचर, इनको भी तो रोजगार चाहिए था। तो धीरे धीरे लोग वापस सरकारी संस्थानों में जाने लगे। अच्छा, और गांव में क्या हाल था? वहां तस्वीर अलग थी। बिल्कुल अलग। जैसे अवध को लीजिए, आजकल का उत्तर प्रदेश। वहां किसान बहुत परेशान थे। किस बात से? ऊंचा लगान, बेगार यानी बिना मजदूरी के काम करवाना, और जमींदारों का अत्याचार। उनके एक नेता उभरे, बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र, हाँ। वो पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर रह चुके थे। उनके लिए स्वराज का मतलब था लगान कम हो, बेगार बंद हो, जमींदार परेशान ना करें। तो उन्होंने भी आंदोलन का साथ दिया? हाँ, पूरे जोश से। लेकिन कई बार उनका आंदोलन हिंसक हो गया। उन्होंने तालुकदारों, जमींदारों के घरों पर हमले किए, बाजार लूटे। गांधी जी तो हिंसा के सख्त खिलाफ थे। ये एक मुश्किल थी। और कहीं जैसे आदिवासी इलाकों में? हाँ, आंध्र प्रदेश के गूडेम पहाड़ियों का उदाहरण है। वहां अल्लूरी सीताराम राजू नाम के एक दिलचस्प नेता थे। उनके बारे में क्या खास था? वो गांधी जी से प्रभावित थे, खादी भी पहनते थे, शराब छोड़ने की बात करते थे। लेकिन उनका मानना था कि भारत को आजादी अहिंसा से नहीं बल्कि बल प्रयोग से, मतलब हथियार उठाकर ही मिल सकती है। अरे, तो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? हाँ, खासकर अंग्रेजों के वन कानूनों के खिलाफ। अंग्रेजों ने बड़े बड़े जंगल बंद कर दिए थे। आदिवासियों को वहां जाने, मदेशी चराने या फल लकड़ी लेने से रोक दिया था। इससे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल हो गई थी। तो राजू ने गुरिल्ला युद्ध जैसा कुछ शुरू किया? हाँ, उन्होंने पुलिस थानों पर हमले किए। वो दावा करते थे कि उनके पास विशेष शक्तियां हैं, गोलियां भी उन्हें नहीं मार सकती। खैर, आखिरकार 1924 में उन्हें पकड़ लिया गया और फांसी दे दी गई। और असम के बागान मजदूर, उनके लिए क्या मतलब था स्वराज का? उनके लिए स्वराज का मतलब था कि वो उन बागानों से, जहां उन्हें लगभग कैदियों की तरह रखा जाता था, वहां से आजाद होकर अपने गांव जा सकें। वहां जमीन मिलेगी,
तो वो निकल पड़े। हाँ, हजारों मजदूर बागान छोड़कर अपने घरों की तरफ चल दिए, लेकिन रास्ते में ही रेलवे और स्टीमर की हड़तालों की वजह से फंस गए और पुलिस ने उन्हें पकड़कर बुरी तरह पीटा। तो मतलब हर समूह की अपनी उम्मीदें थी, अपनी तकलीफें थी, और स्वराज का अपना मतलब था। बिल्कुल, आंदोलन ने सब कुछ हुआ, पर सबके लिए मायने अलग थे। तो ये आंदोलन जो इतने अलग अलग रूपों में फैल रहा था, ये खत्म कैसे हुआ? वो एक दुखद घटना की वजह से हुआ। फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश में एक जगह है चौरी चौरा। हाँ, सुना है। वहां एक शांतिपूर्ण जुलूस निकल रहा था, लेकिन पुलिस के साथ उनकी झड़प हो गई और गुस्से में भीड़ ने पुलिस थाने में ही आग लगा दी। ओह, उसमें करीब 22 पुलिस वाले मारे गए। जैसे ही ये हिंसा की खबर गांधी जी तक पहुंची, वो बहुत दुखी हुए। उन्हें लगा कि लोग अभी अहिंसा के लिए तैयार नहीं है। और उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया? हाँ, तुरंत असहयोग आंदोलन रोक दिया गया। इसके कुछ समय बाद मार्च 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। तो क्या यह आंदोलन असफल रहा क्योंकि ये अचानक बंद हो गया? देखिए, फौरी तौर पर लक्ष्य शायद हासिल नहीं हुआ, लेकिन इसका असर बहुत गहरा था। ये सचमुच भारत का पहला अखिल भारतीय जन आंदोलन था। हाँ, ये तो है। इसने राष्ट्रवाद की भावना को शहरों से निकालकर गांवों तक, आम लोगों तक पहुंचाया। इसने बहुत से स्थानीय नेताओं को सामने लाया और आगे के आंदोलनों के लिए एक तरह से जमीन तैयार की। बिल्कुल, सविनय अवज्ञा आंदोलन की नींव यहीं रखी गई और इसने ये भी दिखाया कि अहिंसा और असहयोग में कितनी ताकत हो सकती है अगर उसे सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए। तो ये थी असहयोग आंदोलन की कहानी, एक ऐसा आंदोलन जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा ही बदल दी। हाँ, और ये दिखाया कि आज़ादी की चाहत भले ही सबकी एक हो, पर उसके मायने हर किसी के लिए कितने अलग अलग हो सकते हैं। सही कहा। और यहीं पर एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है कि स्वराज की ये जो अलग अलग व्याख्याएं थीं, किसानों की, आदिवासियों की, मजदूरों की, शहर वालों की, क्या इन्होंने आंदोलन को ज्यादा ताकत दी क्योंकि ज्यादा तरह के लोग जुड़े, या फिर इसने कहीं ना कहीं आंदोलन को बिखेरा क्योंकि सबका अंतिम लक्ष्य शायद पूरी तरह एक नहीं था? ये सोचने वाली बात है, इस पर विचार जरूर करना चाहिए। हम बात करेंगे असहयोग आंदोलन के बाद के उस दौर की, जब भारत में राष्ट्रवाद और तेज हुआ और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग ने जोर पकड़ा। हाँ, मतलब असहयोग आंदोलन जब 1922 में रुका, तो उसके बाद कुछ शांति सी रही है ना, पर राष्ट्रवाद की भावना तो थी। बिल्कुल, शांति जरूर थी, पर वो तूफान से पहले वाली शांति थी। 1920 के दशक के मध्य में कांग्रेस फिर से संगठित हुई, नए नेता भी उभरे। और फिर आया वो दिसंबर 1929 का लाहौर अधिवेशन। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। यहाँ कुछ बड़ा हुआ था, बहुत बड़ा। एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया, पूर्ण स्वराज, मतलब अब पूरी आजादी ही भारत का लक्ष्य घोषित हो गई। अच्छा, और शायद 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का भी फैसला हुआ था। हाँ, तय हुआ कि 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। लोग शपथ लेंगे आजादी के लिए लड़ने की। पर सिर्फ घोषणा से अंग्रेज कहाँ मानने वाले थे? एक बड़े आंदोलन की जरूरत महसूस हुई होगी। बिल्कुल, और यहीं से शुरुआत होती है सविनय अवज्ञा आंदोलन की। और गांधी जी ने इसके लिए चुना नमक को। नमक? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? नमक ही क्यों? अजीब लगता है, पर सोचिए जरा, नमक ऐसी चीज थी जो अमीर, गरीब, हिंदू, मुसलमान, मतलब हर भारतीय इस्तेमाल करता था, और अंग्रेजों ने उस पर टैक्स लगा रखा था। हाँ, और शायद नमक बनाने पर भी रोक थी। सही कहा। तो ये एक ऐसा मुद्दा था जो सीधे सीधे हर भारतीय को छूता था। अंग्रेजों के अन्यायपूर्ण आर्थिक शासन का प्रतीक था ये नमक कानून। इसे तोड़कर गांधी जी पूरे देश को जोड़ना चाहते थे। और फिर हुई वो मशहूर दांडी यात्रा। हाँ, ऐतिहासिक दांडी मार्च। 12 मार्च 1930 गांधी जी अपने 78 विश्वस्त साथियों के साथ साबरमती आश्रम से निकले। लगभग 240 मील पैदल चले थे ना? जी, 24 दिन लगे, 240 मील। रोज गांव में रुकते, सभाएं करते, लोगों को जगाते हुए। हजारों लोग जुड़ते गए होंगे रास्ते में। समुद्र किनारे गांधी जी ने नमक उठाकर ब्रिटिश कानून तोड़ा। और इस एक कदम ने जैसे पूरे देश में आग लगा दी। सही कहा। देश भर में लोगों ने गैर कानूनी तरीके से नमक बनाना शुरू कर दिया। विदेशी कपड़ों का, शराब का बहिष्कार होने लगा। लोगों ने टैक्स देने से इनकार कर दिया।
सरकारी स्कूल दफ्तर भी छोड़े गए। हाँ, कहीं कहीं वो भी हुआ। शराब की दुकानों, विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरने दिए गए। गांवों में लोगों ने चौकीदारी टैक्स, वन कानून मानने से इनकार कर दिया। यही था सविनय अवज्ञा, मतलब विनय के साथ शांति से कानून न मानना। ये असहयोग से अलग कैसे था? देखिए, असहयोग में हम सरकार का साथ नहीं दे रहे थे। सविनय अवज्ञा में हम जानबूझकर उनके अन्यायपूर्ण कानूनों को तोड़ रहे थे। ये एक कदम आगे था। अच्छा, इस आंदोलन में अलग-अलग लोगों की भागीदारी कैसी रही? जैसे किसान। हाँ, ये जानना जरूरी है। अमीर किसान, जैसे गुजरात के पट्टीदार, यूपी के जाट, वो ऊंचे लगान से परेशान थे। उन्हें लगा आंदोलन से लगान कम होगा। पर शायद उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई। पूरी तरह नहीं। जब 1931 में आंदोलन बीच में रुका और लगान कम नहीं हुआ, तो उनका उत्साह थोड़ा ठंडा पड़ गया। जब दोबारा शुरू हुआ तो कईयों ने हिस्सा नहीं लिया। और गरीब किसानों का क्या? उनकी मांगें अलग थीं। वो सिर्फ लगान माफी नहीं, बल्कि जमींदारों से भी मुक्ति चाहते थे। पर कांग्रेस उनके मुद्दों पर खुलकर बोलने से हिचकिचाती थी, क्योंकि कांग्रेस में अमीर किसान और जमींदार भी थे। इसलिए उनकी भागीदारी उतनी संगठित नहीं रही। व्यापारी वर्ग, उद्योगपति? वो शामिल हुए। पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, जीडी बिड़ला जैसे बड़े उद्योगपति, फिक्की जैसे संगठन भी। वो ब्रिटिश आर्थिक नीतियों से तंग थे। उन्हें लगता था स्वराज में व्यापार बढ़ेगा। उन्होंने आर्थिक मदद दी, बहिष्कार में साथ दिया। पर वो भी बाद में हट गए शायद। हाँ, जब आंदोलन में ज्यादा उग्रता आई, मजदूर हड़तालें बढ़ी, तो वो थोड़ा पीछे हट गए। उन्हें अपने कारोबार की चिंता थी। और मजदूर, उनका क्या रोल रहा? मजदूरों की प्रतिक्रिया मिलीजुली थी। नागपुर जैसे औद्योगिक शहरों में हड़तालें हुईं, रेलवे कर्मचारियों, डॉक वर्कर्स ने भी हिस्सा लिया। पर गांधी जी उन्हें सीधे आंदोलन से जोड़ने में सतर्क थे, ताकि मामला हिंसक न हो जाए। हाँ, अहिंसा पर तो उनका जोर हमेशा रहता था। अच्छा, महिलाओं की भागीदारी कैसी थी? अभूतपूर्व। शायद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं घरों से निकलीं। हजारों महिलाओं ने जुलूसों में हिस्सा लिया, नमक बनाया, धरने दिए, जेल भी गईं। कमला देवी चट्टोपाध्याय, सरोजनी नायडू, ये नाम आते हैं। बिल्कुल। कस्तूरबा गांधी, अवंतिकाबाई गोखले, कई नेत्रियों ने नेतृत्व किया। ये उनकी राजनीतिक चेतना के जागरण का बहुत बड़ा संकेत था। हालांकि कांग्रेस संगठन में उन्हें ऊंचे पद या बराबरी का दर्जा मिलने में अभी वक्त था। सरकार की प्रतिक्रिया तो जाहिर है दमन ही रही होगी। हाँ, जबरदस्त दमन। गांधी जी, नेहरू समेत लगभग 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज, गोलियां तक चली। पर इससे आंदोलन दबा नहीं, बल्कि और भड़का। स्थिति गंभीर होते देख वायसरॉय लॉर्ड इरविन ने गांधी जी से बात की। हाँ, वो गांधी-इरविन पैक्ट, मार्च 1931 में। सही। समझौता हुआ कि सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करेगी, जब्त जमीनें लौटाएगी और कांग्रेस आंदोलन स्थगित करके लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। तो गांधी जी लंदन गए? हाँ, सितंबर 1931 में। पर वहां बात नहीं बनी। अंग्रेज सरकार पूर्ण स्वराज देने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। और वो बांटो और राज करो वाली नीति? वो तो चली रही थी। वो अल्पसंख्यकों, खासकर मुस्लिम, सिख, दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों पर ज्यादा जोर दे रहे थे, ताकि राष्ट्रीय एकता टूट जाए। तो गांधी जी निराश लौटे होंगे? बहुत निराश। लौटते ही देखा कि सरकार ने फिर से दमन चक्र शुरू कर दिया है। नेहरू, गफ्फार खान जेल में थे, कांग्रेस को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था। तो आंदोलन फिर से शुरू हुआ? हाँ, 1932 में फिर शुरू हुआ, पर अब पहले जैसा जोश और उत्साह नहीं रहा था। लंबा खिंचना, सरकारी दमन, आर्थिक मंदी और आपसी मतभेदों ने उसे कमजोर कर दिया था। और फिर 1934 में इसे वापस ले लिया गया? जी हाँ, 1934 में औपचारिक रूप से आंदोलन समाप्त हो गया। तो क्या ये आंदोलन पूरी तरह विफल रहा? आजादी तो मिली नहीं। नहीं, ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। देखिए, तात्कालिक लक्ष्य शायद नहीं मिला, पर इसने भारतीय लोगों में एकता की भावना, मतलब वो जो हम सब भारतीय हैं वाली फीलिंग है, उसे बहुत मजबूत किया। जिसे सामूहिक अपनेपन का भाव कहते हैं। बिल्कुल। लोग अब खुद को सिर्फ बंगाली, तमिल या पंजाबी नहीं, पहले भारतीय समझने लगे थे। इसमें इतिहास की साझा विरासत, भारत माता की छवि। हाँ, वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और अवनींद्रनाथ टैगोर वाली तस्वीर है। सही। तिरंगा झंडा, जिसमें तब चरखा होता था, वंदे मातरम जैसा गीत, और सबसे बढ़कर साथ मिलकर संघर्ष करने का अनुभव, इन सब ने इस भावना को बढ़ाया। लेकिन इस राष्ट्रवाद की कुछ सीमाएं भी थी, है ना? जैसे दलित समुदाय। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नेतृत्व में दलित समुदाय अपने लिए अलग राजनीतिक अधिकार और सामाजिक बराबरी की मांग कर रहा था। उन्हें लगता था कि सवर्ण हिंदू नेतृत्व वाले आंदोलन में उनके हित सुरक्षित नहीं हैं। पूना पैक्ट इसी का नतीजा था। और मुस्लिम समुदाय? मुस्लिम लीग भी धीरे धीरे कांग्रेस से दूर हो रही थी।
उन्हें भी अपने राजनीतिक भविष्य और हितों की चिंता थी, खासकर हिंदू बहुल भारत में। तो एक तरफ एकता बढ़ रही थी, दूसरी तरफ ये तनाव भी मौजूद थे। तो संक्षेप में कहें, 1930 के दशक के मध्य तक आजादी भले न मिली हो, पर उसकी नींव बहुत मजबूत हो चुकी थी। बिल्कुल, लोगों ने अपनी सामूहिक शक्ति को पहचाना, कांग्रेस एक असली जन संगठन बनी और गांधी जी के सत्य, अहिंसा और सविनय अवज्ञा के तरीकों ने भारतीय राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। तो ये थी पूर्ण स्वराज की मांग और सविनय अवज्ञा आंदोलन की कहानी। देखा आपने कैसे एक साधारण सी चीज, नमक, ने इतने बड़े आंदोलन को जन्म दिया और कैसे अलग अलग लोगों ने अपने अपने तरीके से इसमें हिस्सा लिया। जी, और ये भी जरूरी है कि एकता के साथ साथ इसमें जो चुनौतियां थीं, जो सीमाएं थीं, उनको भी समझा जाए। परीक्षा के लिए ये सभी बिंदु बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ आपके सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये आंदोलन भले ही 1934 में समाप्त हो गया, पर इसने आज़ादी की लड़ाई पर ऐसा क्या स्थायी प्रभाव छोड़ा होगा जिसके बिना शायद 1947 संभव ही न होता? इस पर जरूर सोचेगा। वो दौर जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। हाँ, हम देखेंगे कैसे पहले विश्व युद्ध से शुरू होकर फिर महामंदी और फिर कैसे आज की ग्लोबल दुनिया बनी। राइट। और ये हिस्सा बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ एसएससी, यूपीएससी सबके लिए इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सही। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें जंग है, आर्थिक उतार चढ़ाव है, नए देश बन रहे हैं, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं इस गहरे विश्लेषण को। जी, शुरुआत करते हैं 1914 से। पहला विश्व युद्ध, इसे पहला इंडस्ट्रियल और ग्लोबल युद्ध क्यों कहा जाता है, और ये शुरू कैसे हुआ? देखिए, ग्लोबल इसलिए क्योंकि ये यूरोप से शुरू हुआ, पर फिर एशिया, अफ्रीका, अमेरिका सब जगह फैल गया। अच्छा। और इंडस्ट्रियल इसलिए क्योंकि इसमें पहली बार बड़े पैमाने पर मशीन गन्स, टैंक्स, हवाई जहाज, यहाँ तक कि केमिकल वेपन्स जैसे मॉडर्न हथियार इस्तेमाल किए गए। ओह, अच्छा अच्छा। शुरू होने के पीछे का जो मेन कारण था वो था यूरोप की बड़ी शक्तियों के बीच की राइवलरी। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रशिया। हाँ, इनके बीच में। हाँ, ये सब कॉलोनीज, मिलिट्री ताकत और सियासी कंट्रोल के लिए एक रेस में थे। तो दो कैंप बन गए थे। अलाइड पावर्स, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, बाद में अमेरिका भी आ गया, और सेंट्रल पावर्स, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, टर्की। फौरी वजह तो वो ऑस्ट्रिया के आर्चड्यूक की हत्या थी, पर असल मुद्दा तो पावर का था, ग्लोबल डोमिनेंस का। तो इसका मतलब ये सिर्फ सैनिकों की लड़ाई नहीं थी जैसे पहले होती थी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए इसे टोटल वॉर कहते हैं। टोटल वॉर? हाँ, मतलब सिर्फ फौजें नहीं लड़ रही थी, पूरा समाज इसमें शामिल था। इंडस्ट्रीज हथियार बना रही थी, लोगों पर टैक्स बढ़ गए थे। समझ गया। करोड़ों सैनिक लड़े इसमें, 90 लाख से ज्यादा तो मारे गए। और सोचिए, भारत से ही 13 लाख से ज्यादा सैनिक ब्रिटेन की तरफ से लड़े थे। 13 लाख बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, इसीलिए ये सही मायने में एक ग्लोबल घटना थी जिसने सबको प्रभावित किया। और जब ये युद्ध 1918 में खत्म हुआ तो दुनिया पर इसका क्या असर पड़ा? नतीजे क्या रहे? असर भारी तबाही थी। इकोनॉमीज बिल्कुल चरमरा गई थी, महंगाई इतनी बढ़ गई थी कि पूछो मत। लाखों लोग या तो मर गए या फिर जख्मी होकर अपाहिज हो गए। और एक बहुत बड़ी बात हुई। क्या? यूरोप जो सदियों से दुनिया का फाइनेंशियल सेंटर था, वो अमेरिका से इतना कर्ज ले चुका था युद्ध के लिए कि अब पावर शिफ्ट हो गई। ग्लोबल फाइनेंशियल पावर यूरोप से अमेरिका चली गई। अच्छा। एक यंग से इतना बड़ा बदलाव। जी हाँ। और पुराने साम्राज्य जैसे ऑटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर, ये सब टूट गए, नए देश बनने लगे यूरोप में। फिर 1919 में वो ट्रीटी ऑफ वर्साई हुई। कहते हैं इसने शांति लाने के बजाय शायद अगले युद्ध के बीज बो दिए। हाँ, ये बात काफी हद तक सही है। जो जीते हुए देश थे, एलाइड पावर्स, उन्होंने हारे हुए जर्मनी पर बहुत ही ज्यादा सख्त शर्तें लगा दी। क्या शर्तें थीं? जर्मनी की सारी कॉलोनीज छीन ली गईं, उसकी फौज बहुत छोटी कर दी गई, उसकी जमीन का हिस्सा ले लिया गया, और सबसे बड़ी बात, उसे युद्ध शुरू करने का अकेला जिम्मेदार ठहराया गया, और उस पर भारी हर्जाना मतलब रेपरेशंस लगा दिए गए। इससे जर्मनी में बहुत गरीबी और एक तरह से बेइज्जती की भावना बढ़ी। लोगों में गुस्सा था, और इसी गुस्से का फायदा फिर बाद में हिटलर ने उठाया। बिल्कुल, यही गुस्सा और आर्थिक तंगी आगे चलकर हिटलर के उदय और फिर दूसरे विश्व युद्ध का एक बड़ा कारण बनी। लीग ऑफ नेशंस भी बनाई गई थी शांति के लिए, पर वो ज्यादा इफेक्टिव साबित नहीं हुई। तो युद्ध खत्म हुआ और ट्रीटी हो गई, पर सिर्फ 10 साल बाद 1929 में
दुनिया एक और बड़े संकट में फंस गई, द ग्रेट डिप्रेशन। ये क्या था? ये मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बड़ा आर्थिक संकट था, महामंदी। कारण क्या थे इसके? कई कारण थे। एक तो ओवर प्रोडक्शन, मतलब कारखानों में सामान जरूरत से ज्यादा बन रहा था, बिक नहीं रहा था। खेती की उपज के दाम भी गिर रहे थे। और फिर सबसे बड़ा ट्रिगर था 1929 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का क्रैश होना। अमेरिका में? हाँ, और क्योंकि अमेरिका उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा लेंडर था, पैसा उधार देता था, तो जब वहां बैंक्स डूबे, स्टॉक मार्केट गिरा, तो ये संकट एकदम से पूरी दुनिया में फैल गया। यानी अमेरिका में कुछ होता है और असर भारत के किसान पर पड़ता है। ग्लोबलाइजेशन का असली चेहरा। बिल्कुल, अच्छा और बुरा दोनों। तो भारत पर इसका क्या असर हुआ? बहुत बुरा असर हुआ। जो हमारे खेती के उत्पाद थे, जैसे जूट, गेहूं, कपास, उनके दाम 60-70% तक गिर गए। इतना ज्यादा? हाँ, किसान जो पहले से ही कर्ज में दबे हुए थे, वो और बुरी तरह फंस गए। शहरों में भी बेरोजगारी बढ़ गई। और ब्रिटिश सरकार ने कुछ किया? मदद? ना के बराबर। उन्होंने न तो टैक्स कम किए, न ही कोई खास राहत दी। इससे लोगों का गुस्सा ब्रिटिश राज के खिलाफ और बढ़ा। आजादी की लड़ाई को इससे और बल मिला। तो एक तरफ ये मंदी चल रही थी, दूसरी तरफ हिटलर पावर में आ रहा था, और दुनिया फिर एक महायुद्ध की तरफ बढ़ रही थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक। जी, जो पहले से भी ज्यादा विनाशकारी था। करोड़ों लोग मारे गए। जब ये खत्म हुआ, तब दुनिया ने क्या सीखा? फिर से सब कुछ बनाने के लिए क्या किया गया? तब सबको लगा कि अगर आगे ऐसी तबाही से बचना है तो इंटरनेशनल लेवल पर कुछ परमानेंट सिस्टम बनाना पड़ेगा, इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए। इसी सोच के साथ 1944 में अमेरिका के ब्रेटन वुड्स नाम की जगह पर एक बड़ी मीटिंग हुई। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। हाँ, यहाँ दो बहुत इंपॉर्टेंट संस्थाएं बनाने का फैसला हुआ। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF वो क्या करता है? IMF का काम था देशों के बीच करेंसी एक्सचेंज रेट्स को स्टेबल रखना, और अगर किसी देश को शॉर्ट टर्म में बैलेंस ऑफ पेमेंट की दिक्कत हो तो उसे मदद देना। ठीक है। और दूसरी संस्था? दूसरी थी वर्ल्ड बैंक। इसका काम था युद्ध में बर्बाद हुए देशों को फिर से खड़ा करना, रिकंस्ट्रक्शन, और डेवलपिंग कंट्रीज में विकास के लिए लॉन्ग टर्म कर्ज देना। अच्छा, और इन दोनों ने काम किया? हाँ, इस ब्रेटन वुड्स सिस्टम ने अगले लगभग 20-25 साल तक काफी हद तक काम किया। US डॉलर को इंटरनेशनल ट्रेड की मेन करेंसी बना दिया गया और उसकी कीमत गोल्ड से फिक्स कर दी गई। इससे एक स्टेबिलिटी आई और दुनिया भर में काफी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। इस दौर को कभी-कभी गोल्डन एज ऑफ कैपिटलिज्म भी कहते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक और बहुत बड़ा बदलाव आया दुनिया में, डीकोलोनाइजेशन, यानी उपनिवेशवाद का खात्मा। बिल्कुल सही। एक तो युद्ध ने यूरोपियन ताकतों जैसे ब्रिटेन और फ्रांस को काफी कमजोर कर दिया था। उनकी इकोनॉमी और मिलिट्री पावर दोनों को नुकसान पहुंचा था। दूसरा, एशिया और अफ्रीका में आजादी के लिए जो संघर्ष चल रहे थे वो और तेज हो गए। लोगों में नेशनलिज्म की भावना बहुत स्ट्रांग हो गई थी। जैसे भारत में हुआ? जी बिल्कुल। तो धीरे धीरे करके देश आजाद होने लगे। भारत 1947 में आजाद हुआ और उसके बाद और भी कई देश एशिया और अफ्रीका में आजाद हुए। लेकिन आजादी के बाद इन नए देशों के सामने चैलेंजेस तो बहुत रहे होंगे। हाँ, बहुत बड़ी चुनौतियां थीं। गरीबी थी, असमानता थी, अपनी इकोनॉमी को शुरू से बनाना था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था। इन सब के लिए उन्होंने IMF और वर्ल्ड बैंक से मदद भी ली, लेकिन अक्सर इनकी जो शर्तें होती थीं वो इन नए देशों के लिए थोड़ी मुश्किल भी साबित हुई। और ये ब्रेटन वुड्स सिस्टम जिसमें डॉलर गोल्ड से जुड़ा था, ये कब तक चला? अब तो ऐसा नहीं है। सही कहा। ये सिस्टम 1970s के शुरू में 1971 के आसपास खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने खुद ही डॉलर का गोल्ड से लिंक तोड़ दिया। उसके अपने इकोनॉमिक रीजंस थे। अच्छा, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद शुरू हुआ ग्लोबलाइजेशन का एक नया दौर। अब करेंसीज की वैल्यू फिक्स नहीं रही, वो मार्केट में डिमांड और सप्लाई के हिसाब से ऊपर नीचे होने लगी, जिसे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स कहते हैं। जैसे आजकल होता है। टेक्नोलॉजी ने भी इसमें बड़ा रोल निभाया। तो दुनिया और ज्यादा जुड़ गई। हाँ, इकोनॉमिक तौर पर दुनिया पहले से कहीं ज्यादा इंटीग्रेट हो गई, लेकिन इसके साथ साथ देशों के बीच और देशों के अंदर अमीरी गरीबी का फर्क यानी इनइक्वालिटी, वो भी एक बड़ी सच्चाई बनी रही। तो ये थी लगभग पिछली एक सदी की कहानी, कैसे पहले विश्व युद्ध ने ग्लोबलाइजेशन के एक दौर को खत्म किया, फिर महामंदी आई, फिर एक और युद्ध हुआ,
फिर एक नया इंटरनेशनल सिस्टम बना, देश आजाद हुए और फिर ग्लोबलाइजेशन का एक नया रूप सामने आया। हाँ, एक ऐसा सफर जिसमें इंटरकनेक्शन भी है, आइसोलेशन भी, समृद्धि भी है, गरीबी भी, आजादी भी है और नए तरह के दबाव भी। बहुत कॉम्प्लेक्स है ये पूरा मामला। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा से एक सवाल मन में आता है जो शायद सभी सोच सकते हैं। जी। जिन ग्लोबल कनेक्शंस, इंटरडिपेंडेंसीज और इनइक्वालिटीज की हमने बात की WI से लेकर आज तक, जी। वो आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारे देश और पूरी दुनिया को कैसे शेप कर रही हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है और इस पर विचार करना एग्जाम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, पर अपनी दुनिया को समझने के लिए भी जरूरी है। इस पर जरूर सोचिएगा। ठीक है। ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण, ये शब्द सुनते ही लगता है ना कि ये आजकल की बात है। जी। जैसे व्यापार, लोगों का आना जाना, तकनीक। हाँ, आमतौर पर यही सोचा जाता है, पर असल में दुनिया के आपस में जुड़ने की कहानी ये तो सदियों पुरानी है। बिल्कुल। और इसे समझना, खासकर अगर आप क्लास 10th हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या फिर SSC, UPSC जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है। सही कहा। तो आज हम इसी शुरुआती दौर को थोड़ा खंगालेंगे, देखेंगे कैसे बहुत पहले, मतलब आधुनिक युग से भी पहले, व्यापार ने, लोगों के सफर ने, विचारों ने, यहाँ तक कि खाने पीने की चीजों ने दुनिया को जोड़ा था। चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प पड़ताल। तो सोचिए, आज के बड़े उद्योगों या यूरोपीय साम्राज्यों से भी पहले महाद्वीपों के बीच गहरे संबंध थे। हाँ, मतलब लोग, सामान, विचार, ये सब लंबी लंबी दूरियां तय करते थे। बिल्कुल। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है सिल्क रूट। सबने सुना होगा इसके बारे में। हाँ, सिल्क रूट चीन के रेशम के नाम पर पड़ा है शायद। हाँ, नाम तो रेशम पर पड़ा, पर यह सिर्फ एक सड़क नहीं थी। ये असल में जमीनी और समुद्री रास्तों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क था। अच्छा। जो चीन, मध्य एशिया, भारत, फारस, मिडल ईस्ट और यूरोप को जोड़ता था। और सिर्फ रेशम ही नहीं जाता था इन रास्तों से। नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत के मसाले, कपड़े, रोम से कांच के बर्तन, कीमती धातुएं, बहुत कुछ। और इससे भी जरूरी शायद विचारों का आदान प्रदान। हाँ, वो भी बहुत अहम था। जैसे सोचिए, बौद्ध धर्म, वो भारत से निकलकर मध्य एशिया, चीन और फिर पूर्वी एशिया तक इन्हीं रास्तों से फैला। तो ये रास्ते एक तरह से पुरानी दुनिया की नसें थीं जो सबको जोड़ रही थीं। बिल्कुल कह सकते हैं। अच्छा, व्यापार के अलावा लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना, यानी प्रवासन, वो भी बहुत अहम था। लोग क्यों जाते थे इतनी दूर? कई कारण थे। कभी बेहतर जिंदगी की तलाश में, कभी उपजाऊ जमीन चाहिए होती थी, या फिर कहीं सूखा पड़ गया, लड़ाई हो गई, तो वहां से बचने के लिए निकल पड़ते थे। और कुछ लोग व्यापार के लिए या धर्म फैलाने भी जाते होंगे। हाँ, बिल्कुल। जैसे भारत और चीन के व्यापारी दक्षिण पूर्व एशिया गए, तो वहां की कला, वहां की भाषा पर उनका असर दिखता है। और अरब और अफ्रीकी व्यापारी? उन्होंने हिंद महासागर को पार किया, अफ्रीका से सोना, हाथी दांत, गुलाम लाए और बदले में यहां से कपड़े, मसाले ले गए। ये संस्कृतियों का मेलजोल भी था। ये तो हुई लोगों और सामान की बात। खाने पीने की चीजों का क्या? वो भी बड़ा दिलचस्प है। आज हम जो बहुत सी चीजें रोज खाते हैं, जैसे आलू, मक्का, टमाटर, मिर्च, मूंगफली, शकरकंद भी, हाँ, ये सब असल में अमेरिका की देन है। अच्छा। मतलब ये हमेशा से यहाँ नहीं थी। नहीं, ये कोलंबस और उसके बाद के यूरोपियन यात्रियों के जरिए दुनिया के इस हिस्से में, मतलब यूरोप और एशिया में पहुंची। इसी को कोलंबियन एक्सचेंज कहते हैं। कमाल है। और गेहूं, चावल, गन्ना, वो एशिया से पश्चिम की तरफ गए। और सोचिए, जब आलू यूरोप पहुंचा, वो सस्ता था, पौष्टिक था। तो वहां लोगों को खाने को आसानी से मिला होगा। बिल्कुल। और नतीजा, यूरोप की आबादी तेजी से बढ़ी, खासकर गरीबों की। लेकिन इस एक्सचेंज का कोई नुकसान भी हुआ? हाँ, एक बहुत भयानक पहलू था इसका। बीमारियां। बीमारियां? यूरोपीय लोग अपने साथ चेचक, मतलब स्मॉल बॉक्स जैसी बीमारियां अमेरिका ले गए। वहां के जो मूल निवासी थे, उनके शरीर में इन बीमारियों से लड़ने की शक्ति नहीं थी। तो करोड़ों लोग मारे गए। इसने अमेरिका के इतिहास को पूरी तरह बदल दिया। यूरोपीय लोगों के लिए वहां कब्जा करना आसान हो गया। ओह, ये तो बहुत दुखद है। अच्छा, इन सब के पीछे व्यापार और पैसे का क्या रोल था? बहुत बड़ा रोल था। देखिए, चीन और भारत उस जमाने में रेशम, कपास, मसालों के बहुत बड़े उत्पादक थे। दुनिया भर में मांग थी इनकी। और अरब व्यापारी? वो एक तरह से बिचौलिए थे। एशिया, अफ्रीका, यूरोप के बीच व्यापार करवाते थे। यूरोप में वेनिस, जिनुआ जैसे शहर इसी व्यापार से बहुत अमीर बन गए। पर यूरोप के पास एशिया को देने के लिए क्या था? उन्हें तो मसाले, कपड़े चाहिए थे। सही सवाल है। उनके पास देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, सिवाय सोने चांदी के कीमती धातुएं।
तो फिर पैसा कहाँ से आया? वो आया अमेरिका की खोज के बाद, जब स्पेन और पुर्तगाल ने मेक्सिको और पेरू की खानों पे कब्जा किया। वहां से उन्हें बेहिसाब चांदी मिली। अच्छा, तो वो चांदी फिर दुनिया भर में फैली। हाँ, ये चांदी यूरोप से होते हुए एशिया पहुंची, खासकर चीन, जहां चांदी की बहुत जरूरत थी टैक्स चुकाने के लिए। तो कह सकते हैं कि ये चांदी दुनिया की पहली ग्लोबल करेंसी जैसी बन गई। इसने 16वीं सदी तक एक वर्ल्ड वाइड ट्रेड नेटवर्क बना दिया था। और इसी दौरान यूरोपीय देशों ने समुद्री रास्ते खोजना भी शुरू कर दिया था। बिल्कुल। 15वीं 16वीं सदी में पुर्तगाल, स्पेन, फिर हॉलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब समुद्र के पार नए रास्ते, नए इलाके खोजने निकल पड़े। जैसे कोलंबस अमेरिका पहुंच गए 1492 में। हाँ, हालांकि वो उसे इंडीज समझ रहे थे, और वास्को डी गामा वो अफ्रीका का चक्कर लगाकर 1498 में भारत पहुंचे। इन यात्राओं से फिर क्या हुआ? इनसे शुरुआत हुई विशाल औपनिवेशिक साम्राज्यों की। यूरोपीय ताकतों ने दुनिया के बड़े हिस्सों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। लेकिन इसका मतलब तो मूल निवासियों का शोषण भी हुआ होगा। शोषण नहीं, बल्कि विनाश हुआ कई जगहों पर। और साथ ही शुरू हुआ एक और भयानक अध्याय, दास व्यापार। दास व्यापार? लाखों अफ्रीकी लोगों को गुलाम बनाकर जबरदस्ती अमेरिका ले जाया गया। उनसे वहां गन्ने, कपास, तंबाकू के बागानों में काम करवाया जाता था, बहुत अमानवीय तरीके से। इसे ही त्रिकोणीय व्यापार या ट्रायंगुलर ट्रेड कहते हैं शायद। हाँ, वही। यूरोप से सामान जाता था अफ्रीका, अफ्रीका से गुलामों को जहाजों में भर के ले जाते थे अमेरिका, और फिर अमेरिका से चीनी, कॉफी, कपास जैसी चीजें वापस यूरोप आती थीं। इससे यूरोपीय देश तो बहुत अमीर हुए होंगे। हाँ, वो अमीर हुए, लेकिन अफ्रीका के समाज बर्बाद हो गए और अमेरिका में गुलामी की ऐसी जड़ें जमी जिसका असर आज तक है। तो इस सब के चलते मतलब 16वीं से 18वीं सदी तक दुनिया की अर्थव्यवस्था काफी बदल गई होगी। बहुत ज्यादा बदल गई और ज्यादा जुड़ गई। व्यापार का जो केंद्र पहले भूमध्य सागर था, वो अब अटलांटिक महासागर बन गया। नए शहर भी उभरे होंगे। हाँ, लिस्बन, लंदन, एम्स्टर्डम जैसे शहर बड़े व्यापारिक केंद्र बन गए। उपनिवेशों से कच्चा माल आता था, मजदूर मिलते थे, और वो तैयार माल के लिए बाजार भी बन गए थे। और यहीं से पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म की शुरुआत भी मानी जाती है। हाँ, इसके बीज यहीं पड़े। निजी मुनाफे के लिए बड़े पैमाने पर व्यापार और उत्पादन में निवेश, ये सोच बढ़ने लगी थी। तो कुल मिलाकर 18वीं सदी के अंत तक दुनिया काफी मायनों में ग्लोबल हो चुकी थी। हाँ, सामान, लोग, विचार, पैसा, यहाँ तक कि बीमारियां भी महाद्वीपों के आर पार जा रही थीं। उपनिवेश बन चुके थे, चांदी व्यापार को जोड़ रही थी, और यूरोप का दबदबा कायम हो गया था। लेकिन ये जो शुरुआती ग्लोबल दुनिया बनी, इसमें बराबरी नहीं थी। बिल्कुल नहीं। इसमें विजेता थे और विजित थे, अमीर थे और गरीब थे। गहरी असमानताएं थीं। और शायद यही असमानताएं आगे चलकर 19वीं सदी में औद्योगिकरण के साथ और बढ़ गईं, जिसने वैश्वीकरण का एक नया दौर शुरू किया। सही कहा। तो हमने देखा कि वैश्वीकरण की जड़ें कितनी पुरानी और कितनी जटिल हैं। व्यापार, लोगों का आना जाना, जीतना और चीजों का आदान प्रदान, इन सब ने मिलकर इसे बनाया है। और ये समझना आज की दुनिया को समझने के लिए भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो अब सोचने वाली बात ये है, ये जो शुरुआती कनेक्शंस बने और खासकर इनमें जो असमानताएं पैदा हुईं, उन्होंने आज की हमारी इस दुनिया को किस तरह से शक्ल दी है, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। से हम बात करेंगे 19वीं सदी की, जब दुनिया बहुत तेजी से बदली। बिल्कुल। ये वो दौर था जब व्यापार, तकनीक और लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना, मतलब प्रवास, वो बहुत बढ़ गया था। हाँ, और ये समझना जरूरी है बोर्ड एग्जाम के लिए भी और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके लिए भी। सही बात है। समझेंगे कि कैसे आज की दुनिया की नींव एक तरह से इसी सदी में रखी गई, खासकर वैश्विक अर्थव्यवस्था के नजरिए से, औद्योगिकरण और हाँ, उपनिवेशवाद भी। ठीक है, तो खोलते हैं सदी की कहानी। 19वीं सदी मतलब 1815 से 1914 का समय, ये दुनिया के इतिहास में एक बड़े बदलाव का समय था। हाँ, यहीं से कह सकते हैं कि आधुनिक वैश्वीकरण की सही शुरुआत हुई। तकनीक बढ़ी, उद्योग फैले, और बड़े साम्राज्यों में महाद्वीपों को पहले से कहीं ज्यादा कसकर जोड़ दिया। बिल्कुल। और इसी दौरान यूरोप में तेजी से औद्योगिकरण हुआ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और परिवहन बढ़ा, बड़ी संख्या में लोगों ने प्रवास किया और औपनिवेशिक साम्राज्य भी फैले। लेकिन इसके साथ ही कुछ दिक्कतें भी आईं। हाँ, दिक्कतें भी। देशों के बीच नई असमानताएं पैदा हुईं। दुनिया एक दूसरे पर निर्भर तो हुई, पर वो निर्भरता असमान थी। यूरोप की आर्थिक और राजनीतिक ताकत बहुत बढ़ गई और एशिया, अफ्रीका,
लैटिन अमेरिका? वहां के कई देश या तो उपनिवेश बन गए या फिर बस कच्चे माल के सप्लायर बनकर रह गए। उनकी अपनी अर्थव्यवस्था पिछड़ गई। अच्छा। व्यापार की बात करें तो आंकड़े बताते हैं कि 1815 से 1914 के बीच दुनिया की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा फैली। हाँ, वैश्विक व्यापार लगभग 25 गुना बढ़ गया। जबरदस्त उछाल था ये। 25 गुना। इसका कारण क्या था? नई तकनीकें? तकनीकें तो थी ही, साथ में वो जो औपनिवेशिक नेटवर्क थे उनका भी बड़ा हाथ था। औद्योगिक विकास इसमें सबसे अहम था। जैसे ब्रिटेन? ब्रिटेन औद्योगिक क्रांति में सबसे आगे था। बड़े पैमाने पे कपड़ा, लोहा, मशीनें ये सब बना रहा था। और ये माल फिर कहाँ जा रहा था? यूरोप का सस्ता बना हुआ माल दुनिया भर के बाजारों में, खासकर एशिया और अफ्रीका में पहुंच गया। और साथ ही यूरोप अपने उपनिवेशों से कच्चा माल मंगाने लगा। कच्चा माल? जैसे भारत से कपास, जूट, कहीं से गेहूं, चीनी, रबर। इससे एक नया बंटवारा हुआ। कैसा बंटवारा? एक तरह का अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन। मतलब औद्योगिक देश यूरोप, अमेरिका, जापान ये बन गए उत्पादन और पैसे के केंद्र। और उपनिवेश जैसे भारत, अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया ये कच्चा माल, खेती के उत्पाद और सस्ता श्रम देने वाले बन गए। मतलब एक ग्लोबल फैक्ट्री जैसा, पर फायदे में औद्योगिक देश रहे। बिल्कुल सही। और चीजों को यहां से वहां ले जाना भी तो आसान हो गया था। हाँ, वो परिवहन क्रांति वाली बात। निश्चित रूप से। भाप के जहाज आ गए, रेलगाड़ियां बन गई, इनसे यात्रा का समय बहुत कम हो गया। और टेलीग्राफ भी तो था। हाँ, टेलीग्राफ से तो समुद्र पार तुरंत संदेश भेजना मुमकिन हो गया। फिर स्वेज नहर खुली 1869 में, उससे यूरोप और एशिया के बीच का रास्ता बहुत छोटा हो गया। इन सब बदलावों ने दुनिया को वाकई छोटा कर दिया। सामान, लोग, पैसा सब वैश्विक स्तर पर घूमने लगा। इसका असर खाने पीने की चीजों और आबादी पर भी पड़ा होगा। यकीनन बहुत बड़ा असर पड़ा। यूरोपीय ताकतों ने क्या किया, अपने उपनिवेशों में निर्यात के लिए नकदी फसलों और अनाज की खेती को बढ़ावा दिया। कहीं तो मजबूर भी किया। और नई जमीनें भी तो तैयार की गईं खेती के लिए। हाँ, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या खेती के लिए विशाल नई जमीनें तैयार की गईं। इन्हें नए कृषि सीमांत कहा गया। यूरोपीय लोग वहां बसे, जंगल साफ किए, रेल लाइनें बिछाईं और आधुनिक मशीनों से यूरोपीय बाजार के लिए गेहूं, मांस, डेयरी उत्पाद उगाने लगे। लेकिन इन नई जमीनों पर काम करने के लिए लोग कहाँ से आए? यहीं पर प्रवासन और श्रम की भूमिका आती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। लाखों लोग, करोड़ों लोग महाद्वीपों के पार गए। अच्छा, कहाँ से कहाँ? यूरोपीय लोग तो गए अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका जैसे उपनिवेशों में बसने, बेहतर जिंदगी की तलाश में। लेकिन दूसरी तरफ भारत, चीन और अफ्रीका के गरीब मजदूरों को बागानों में, खानों में, रेलवे में काम करने के लिए ले जाया गया। उनकी मर्जी से? अक्सर नहीं, स्थितियां बहुत कठोर होती थी। ये प्रवासन कितना बड़ा था, अंदाजा है कुछ? हाँ, 1840 और 1914 के बीच करीब 15 करोड़ लोगों ने राष्ट्रीय सीमाएं पार की। सोचिए, उस समय तक का ये इतिहास का सबसे बड़ा मानव प्रवासन था। 15 करोड़? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और ये दो तरह का था। एक तो था स्वैच्छिक प्रवासन, जैसे मैंने बताया, यूरोपीय लोगों का नई जमीनों पर जाना, बेरोजगारी, गरीबी से बचने के लिए। और दूसरा था बंधुआ मजदूरी, जिसे इंडेंचर्ड लेबर कहते हैं। ये एशिया और अफ्रीका के श्रमिकों के लिए एक ज्यादा जबरदस्ती वाली व्यवस्था थी। बंधुआ मजदूरी जी, ये क्या थी? इसमें क्या होता था कि मजदूर एक अनुबंध, एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते थे कि वे कुछ तय सालों के लिए, आमतौर पर 5 साल काम करेंगे। बदले में उन्हें वेतन, भोजन और यात्रा का खर्च मिलेगा। सुनने में तो ठीक लगता है, लेकिन असल में ये अक्सर आधी गुलामी जैसा था। जो भर्ती करने वाले एजेंट होते थे वो झूठे वादे करते थे। बागानों पर स्थितियां बहुत क्रूर थीं। काम के घंटे बहुत लंबे, शारीरिक दंड दिया जाता था और वेतन बहुत कम। कई बार तो अनुबंध खत्म होने के बाद भी श्रमिकों को घर लौटने नहीं दिया जाता था। क्या भारत से भी लोग इस तरह गए थे? हाँ, बहुत बड़ी संख्या में। 1834 और 1917 के बीच 15 लाख से ज्यादा भारतीय मजदूरों को कैरेबियाई द्वीपों जैसे त्रिनिदाद, जमाइका, गुयाना, फिर मॉरिशस, फिजी और अफ्रीका में काम करने के लिए ले जाया गया। 15 लाख? ये किन इलाकों से थे? इनमें से कई पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु जैसे क्षेत्रों से थे। ये वो इलाके थे जो गरीबी, अकाल और कर्ज से बहुत ज्यादा पीड़ित थे। इतनी मुश्किलों के बावजूद क्या वो अपनी पहचान बचा पाए? हाँ, ये बड़ी बात है। इतने शोषण के बावजूद उन्होंने अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को जीवित रखा।
विदेशों में भारतीय त्योहार मनाते थे, अपना खाना, अपने गीत। उनके वंशज आज भी दुनिया भर में फैले हुए हैं, जिन्हें हम भारतीय डायस्पोरा कहते हैं। सोचिए कितना मुश्किल रहा होगा उनके लिए। अब बात करते हैं कि इस वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का सीधा सीधा उपनिवेशों पर क्या असर पड़ा। देखिए, 19वीं सदी की वैश्विक अर्थव्यवस्था का आधार ही काफी हद तक औपनिवेशिक शोषण था। यूरोपीय शक्तियों ने अपने फायदे के लिए उपनिवेशों की अर्थव्यवस्थाओं को पूरी तरह बदल दिया। भारत का उदाहरण ले सकते हैं? भारत इसका एक क्लासिक उदाहरण है। ब्रिटिश नीतियों ने भारत को क्या बना दिया? सिर्फ कच्चे माल का सप्लायर। कपास, जूट, नील, अफीम, ये सब यहां से जाता था और ब्रिटेन का बना हुआ माल यहां बिकता था। इसका मतलब भारतीय उद्योगों का क्या हुआ, जैसे हथकरघा उद्योग? वो बुरी तरह प्रभावित हुए। ब्रिटेन की सस्ती मशीन निर्मित टेक्सटाइल से वो मुकाबला नहीं कर पाए, धीरे धीरे खत्म होते गए। रेलवे और बंदरगाह भी जो बने, वो मुख्य रूप से कच्चे माल के निर्यात और बने माल के आयात को आसान बनाने के लिए ही विकसित किए गए। नतीजा, भारत की अर्थव्यवस्था का वे औद्योगिकरण हो गया, मतलब उद्योग खत्म हो गए और देश विदेशी आयात पर निर्भर हो गया। और चीन के साथ वो अफीम वाला व्यापार भी तो इसी दौर का है। हाँ, वो तो औपनिवेशिक शोषण के सबसे कुख्यात, सबसे बदनाम उदाहरणों में से एक था। अंग्रेज क्या करते थे? भारत में अफीम उगाते थे और उसे गैर कानूनी तरीके से चीन को बेचते थे। इससे चीन पर क्या असर हुआ? चीनी लोग इस नशे के आदी हो गए। बड़े पैमाने पर सामाजिक समस्याएं पैदा हुईं। जब चीनी सरकार ने इस व्यापार को रोकने की कोशिश की, तो ब्रिटेन ने युद्ध छेड़ दिए, जिन्हें अफीम युद्ध, ओपियम वॉर्स कहते हैं। 1839-42 और 1856-60 में हुए और चीन को मजबूर किया कि वो ब्रिटिश व्यापारियों के लिए अपने बंदरगाह खोल दें। मतलब व्यापार के लिए युद्ध तक कर लिया। बिल्कुल। ये दिखाता है कि वैश्विक व्यापार कैसे एक तरफ तो यूरोप को अमीर बना रहा था और दूसरी तरफ एशियाई समाजों को तबाह भी कर सकता था। इस सब में तकनीक और पैसे का क्या रोल था, फाइनेंस का? इनका रोल बहुत बड़ा था। तकनीकी प्रगति और ये जो फाइनेंशियल नेटवर्क बने, इन्होंने ही 19वीं सदी की वैश्विक अर्थव्यवस्था को संभव बनाया। भाप की शक्ति, स्टीम पावर, उसने उद्योग और परिवहन दोनों में क्रांति ला दी। और टेलीग्राफ ने व्यापार करने वालों को तुरंत जोड़ दिया। नहरें बनी, रेलवे बनी, इनसे लागत कम हुई और व्यापार की मात्रा बढ़ी। इन नई चीजों ने सामान, सूचना और पैसे को महाद्वीपों के आर पार ले जाना आसान बना दिया। और पैसा? क्या सिर्फ सामान का व्यापार हो रहा था? और फिर पैसे का भी। ब्रिटेन जैसे औद्योगिक देशों ने सिर्फ माल का व्यापार नहीं किया, बल्कि विदेशों में पूंजी का निवेश भी किया, बड़े पैमाने पर। ब्रिटिश बैंकों और निवेशकों ने भारत और लैटिन अमेरिका में रेलवे बनाने के लिए पैसा दिया, अफ्रीका में खानों के लिए, एशिया में बागानों के लिए। पूंजी का ये जो वैश्विक प्रवाह था, इसने एक ऐसी विश्व अर्थव्यवस्था बनाई जिस पर यूरोपियन फाइनेंस का दबदबा था। समझिए, ये ग्लोबल एटीएम जैसा था जो हमेशा यूरोप के लिए काम करता था। और फिर साम्राज्यवाद का दौर तेज हो गया। बिल्कुल। 1800 के दशक के अंत तक आते आते यूरोपीय साम्राज्यवाद अपने चरम पर पहुंच गया था। शक्तिशाली औद्योगिक राष्ट्र जो थे, वो संसाधनों, श्रम और बाजारों के लिए दुनिया भर के क्षेत्रों को नियंत्रित करने के लिए होड़ कर रहे थे। इसे अक्सर साम्राज्य का युग भी कहते हैं। अफ्रीका का बंटवारा भी इसी समय हुआ। हाँ, अफ्रीका तो लगभग पूरी तरह से यूरोपीय शक्तियों के बीच बट गया। इसे अफ्रीका के लिए हाथापाई या स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका कहते हैं। कुछ ही सालों में पूरा महाद्वीप आपस में बांट लिया गया। एशिया में देखें तो भारत, बर्मा, इंडोनेशिया जैसे देश ब्रिटिश या डच नियंत्रण में आ गए। इन उपनिवेशों को वो किस नजर से देखते थे? आर्थिक संपत्ति के रूप में, कि ये सस्ता कच्चा माल देंगे और हमारे औद्योगिक सामानों के लिए बाजार बनेंगे। क्या इसका कोई वैचारिक आधार भी बनाया गया था, मतलब इसे सही ठहराने के लिए? हाँ, वो भी था। यूरोपीय शासकों ने नस्लवादी विचारधाराओं का सहारा लिया। ये दावा किया कि वो पिछड़े लोगों के लिए सभ्यता ला रहे हैं, व्हाइट मैन्स बर्डन जैसी बातें की गई। लेकिन असल में उपनिवेशवाद ने शोषण, गरीबी और सांस्कृतिक प्रभुत्व को ही जन्म दिया। तो ये सब कहाँ जाके खत्म हुआ? ये जो जुड़ाव था, ये जो तनाव था? 20वीं सदी की शुरुआत तक विश्व अर्थव्यवस्था एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई तो थी, लेकिन साथ ही खतरनाक रूप से अस्थिर भी हो चुकी थी। औद्योगिक शक्तियां उपनिवेशों और बाजारों के लिए भयंकर प्रतिस्पर्धा कर रही थी। और देशों के बीच तनाव भी बढ़ रहा था। हाँ, यूरोपीय देशों के बीच सैन्य गठबंधन बन रहे थे, हथियारों की दौड़ तेज हो गई थी। राष्ट्रवाद और ये जो शाही प्रतिद्वंदिता थी, इसने वैश्विक तनाव पैदा कर दिया था। ये सभी ताकतें
मिलजुल कर 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के फैलने के साथ फट गईं और इसी के साथ 19वीं सदी की जो विश्व अर्थव्यवस्था थी उसका अंत हो गया। तो हमने देखा कि कैसे 19वीं सदी में व्यापार, उद्योग, तकनीक और प्रवासन ने दुनिया को जोड़ा तो जरूर, लेकिन साथ ही नई असमानताएं और गहरे तनाव भी पैदा किए। खासकर भारत और चीन जैसे उपनिवेशों में इसका असर बहुत गहरा और नकारात्मक रहा। हाँ, और बंधुआ मजदूरी और साम्राज्यवाद तो इस कहानी के सबसे काले अध्याय हैं। तकनीक ने बेशक दुनिया को छोटा किया, लेकिन सत्ता कुछ ही हाथों में सिमट कर रह गई। बिल्कुल, और अंततः इसका नतीजा पहले विश्व युद्ध के रूप में सामने आया। यहाँ रुककर एक बात सोचने वाली है। 19वीं सदी में जो आर्थिक पैटर्न बने, जो असमानताएं पैदा हुईं, क्या उनका असर आज भी दुनिया पर दिखाई देता है? ये आज भी दुनिया को किस तरह प्रभावित कर रही हैं? इस पर विचार जरूर करना चाहिए। औद्योगिकरण का युग, मतलब फैक्ट्री आने से पहले दुनिया कैसी थी और कैसे हाथ के काम से ये मशीनों तक का सफर तय हुआ। हाँ, और ये बोर्ड एग्जाम्स और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए भी बहुत काम का टॉपिक है। बिल्कुल, तो चलिए समझते हैं इस बदलाव की कहानी को। फैक्ट्री लगने से काफी पहले भी यूरोप में बड़े लेवल पर प्रोडक्शन हो रहा था। हाँ, बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए, पर वो फैक्ट्रीज में नहीं होता था। अच्छा। हाँ, इतिहासकार इसी दौर को कहते हैं आदि औद्योगिकरण, मतलब प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, ओके। ये 17th 18th सेंचुरी की बात है। इसमें क्या होता था कि व्यापारी जो मर्चेंट्स थे वो गांव में जाते थे। गांव में? हाँ, किसानों और कारीगरों को कच्चा माल देते थे, जैसे ऊन, कपास। फिर परिवार के लोग अपने खाली समय में मिलकर चीजें बनाते थे, सूत काटना, कपड़ा बुनना, इस तरह के काम। घर पर ही? हाँ, घर पर। फिर व्यापारी तैयार माल उनसे लेकर शहर ले जाते थे और फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेचते थे। इसको पुटिंग आउट सिस्टम भी कहा जाता है। तो एक सवाल आता है, ये व्यापारी शहरों की जगह गांवों को क्यों चुन रहे थे? अच्छा सवाल है। देखिए, शहरों में ना कारीगरों के अपने संघ होते थे, जिन्हें गिल्ड कहते थे। गिल्ड, हाँ। उनका बड़ा कंट्रोल रहता था। वो दाम तय करते थे, क्वालिटी देखते थे और किसी नए बंदे को आसानी से घुसने नहीं देते थे बिजनेस में। अच्छा, मतलब मोनोपोली टाइप। हाँ, एक तरह से। तो व्यापारियों को ये सब बंधन पसंद नहीं थे। गांव में क्या था कि उन्हें सस्ता लेबर मिल जाता था। किसान परिवार थे, खेती के साथ ये काम भी कर लेते थे। और कोई रोक टोक भी नहीं। बिल्कुल। तो फैक्ट्री आने से पहले ही एक तरह का ये पूरा नेटवर्क, ये व्यापारिक उत्पादन का नेटवर्क पूरे यूरोप के गांव तक फैल चुका था। समझ गई। फिर आया 18वीं सदी का अंत और ब्रिटेन में बड़े बदलाव शुरू हुए। यहीं से कह सकते हैं कि असली औद्योगिक क्रांति शुरू हुई। हाँ, बिल्कुल। और इसकी शुरुआत हुई कुछ कमाल के आविष्कारों से, जैसे जेम्स हार्ग्रीव्स की स्पिनिंग जेनी 1764 में आई थी। हाँ, कताई के लिए। हाँ, कताई कई गुना तेज हो गई। फिर रिचर्ड आर्कराइट का वाटर फ्रेम आया, सैमुअल क्रॉम्पटन की म्यूल, एडमंड कार्टराइट का पावर लूम। ये सब कपड़ा बनाने की प्रक्रिया को तेज कर रहे थे। और सबसे फेमस शायद जेम्स वॉट का स्टीम इंजन। अरे हाँ, वो तो गेम चेंजर था। 1781 में। उससे पहले मशीनें पानी की ताकत से चलती थीं, तो फैक्ट्री नदी किनारे ही लगानी पड़ती थी। स्टीम इंजन कोयले से चलता था, मतलब अब फैक्ट्री कहीं भी लग सकती थी। और इसने उत्पादन की रफ्तार को तो मतलब कई गुना बढ़ा दिया। और इन्हीं सब बड़ी मशीनों को और मजदूरों को एक साथ लाने के लिए जरूरत पड़ी फैक्ट्रीज की। एग्जैक्टली। सब कुछ एक छत के नीचे। पहले नदियों के किनारे, फिर कोयले और लोहे की खदानों के पास या जहां ट्रांसपोर्ट आसान हो। तो 19वीं सदी की शुरुआत तक ब्रिटेन का नजारा ही बदल गया होगा। बिल्कुल। ऊंची ऊंची चिमनियां, बड़े बड़े गोदाम, मिलें, फिर सामान लाने ले जाने के लिए नहरें बनी, रेलवे लाइनें बिछीं और गांव से लोग काम की तलाश में शहरों की तरफ आने लगे। एक नया युग शुरू हो गया था, मशीनों का, भाप का और शहरी मजदूरों का। मशीनें तरक्की का सिंबल तो थीं, पर क्या इससे सबके लिए अच्छा हुआ? मतलब जो हाथ से काम करने वाले कारीगर थे, उनका क्या हुआ? हाँ, ये इसका दूसरा पहलू है। जो पारंपरिक कारीगर थे, जैसे बुनकर, लोहार, उनका काम छिनने लगा। वो मशीनों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। और जो फैक्ट्री में काम कर रहे थे, उनके हालात? उनके हालात भी बहुत मुश्किल थे। सोचिए, 12 से 16 घंटे काम करना पड़ता था। बाप रे। हाँ, और मजदूरी बहुत कम, अनुशासन बहुत सख्त, काम करने की जगहें अक्सर गंदी, शोर भरी और खतरनाक होती थी। छोटे छोटे बच्चों तक से काम लिया जाता था, 6-7 साल के बच्चे भी। तो क्या लोगों ने इसका विरोध नहीं किया? किया, बिल्कुल किया।
1800s की शुरुआत में एक ग्रुप था लुडाइट्स का। लुडाइट्स? हाँ, लुडाइट्स। उन्होंने फैक्ट्रियों पर हमला किया, मशीनें तोड़ दी। उन्हें लगता था कि ये मशीनें ही उनकी बेरोजगारी का कारण है। वो बेहतर मजदूरी और काम करने की अच्छी कंडीशन की मांग कर रहे थे। और फिर धीरे धीरे मजदूरों ने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी शुरू की, ट्रेड यूनियन बनने लगे। इस पूरे बदलाव ने सिर्फ काम का तरीका नहीं बदला, इसने तो पैसा कमाने और समाज के स्ट्रक्चर को भी बदल दिया होगा। हाँ, बिल्कुल। इसी से पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म का विकास हुआ। जिनके पास पैसा था, पूंजी थी, वो कैपिटलिस्ट कहलाए। फैक्ट्री मालिक? हाँ, फैक्ट्री मालिक, इन्वेस्टर। उन्होंने मशीनों और फैक्ट्रियों में पैसा लगाया, प्रोडक्शन किया और खूब मुनाफा कमाया। इससे क्या हुआ कि अमीर और गरीब के बीच का फासला बहुत बढ़ गया। एक तरफ फैक्ट्री मालिक थे, दूसरी तरफ मजदूर। और पूरी इकोनॉमी अब मुनाफे और कंपटीशन पर चलने लगी। सही कहा। इसी नए सिस्टम ने, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ने, आगे चलकर पॉलिटिक्स, सोसाइटी, सबको एक नया आकार दिया। पर एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि ये सब कुछ सबसे पहले ब्रिटेन में ही क्यों शुरू हुआ? मतलब फ्रांस या जर्मनी या कहीं और क्यों नहीं? बहुत अच्छा सवाल है। इसके पीछे असल में कई कारण थे। एक तो ब्रिटेन के पास प्राकृतिक संसाधन थे। कोयला और लोहा भरपूर मात्रा में था, जो इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा। दूसरा, कच्चा माल जैसे कपास, वो उनकी कॉलोनियों से आ जाता था, खासकर भारत से। कॉलोनियां। तीसरा, खेती में सुधार हुए थे, जिससे अनाज ज्यादा पैदा होने लगा, आबादी बढ़ी, तो इससे इंडस्ट्री को मजदूर भी मिले और तैयार माल के लिए खरीदार भी। डिमांड भी बढ़ी। हाँ, फिर कॉलोनियों के साथ व्यापार से ब्रिटेन के पास काफी पैसा जमा हो गया था, कैपिटल, जो उन्होंने इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया। सरकार भी काफी स्टेबल थी और व्यापार को सपोर्ट करती थी। ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी अच्छा डेवलप हो गया था, सड़कें, नहरें, फिर बाद में रेलवे। और सबसे जरूरी, शायद तैयार माल बेचने के लिए बाजार। बिल्कुल। कॉलोनियां ना सिर्फ कच्चे माल का स्रोत थीं, बल्कि तैयार माल बेचने के लिए एक बहुत बड़ा कैप्टिव मार्केट भी थी। इन्हीं सब वजहों से ब्रिटेन उस समय दुनिया का कारखाना यानी वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड कहा जाने लगा। जाहिर है ये क्रांति सिर्फ ब्रिटेन तक तो रुकी नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। 19वीं सदी के मध्य तक ये पश्चिमी यूरोप के दूसरे देशों में भी फैल गए। फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, फिर अमेरिका में भी तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। बाद में जापान और रूस जैसे देश भी शामिल हुए। लेकिन इसका एक डार्क साइड भी था, उपनिवेशवाद का, है ना? हाँ, ये बहुत अहम कनेक्शन है। जैसे जैसे इन औद्योगिक देशों की फैक्ट्रियों को कच्चे माल की जरूरत बढ़ी और तैयार माल बेचने के लिए नए बाजारों की जरूरत बढ़ी, उन्होंने एशिया और अफ्रीका में अपनी कॉलोनियां बनानी और फैलानी शुरू कर दी। मतलब इंडस्ट्री की भूख ने साम्राज्यवाद को बढ़ाया। हाँ, कह सकते हैं। कॉलोनियां सस्ते कच्चे माल का सोर्स बन गई और उन्हीं देशों को फिर महंगा तैयार माल बेचा गया। इससे एक बहुत ही असमान व्यवस्था बनी। भारत जैसे देश जो कभी अपने हाथ के काम के लिए मशहूर थे, वो पिछड़ते गए, उनका शोषण हुआ। तो औद्योगिकीकरण और साम्राज्यवाद, ये दोनों साथ साथ चले। तो संक्षेप में आज हमने देखा कि कैसे दुनिया हाथ के काम से फैक्ट्री और मशीनों के युग में आई। हमने आदि औद्योगिकीकरण को समझा, वो जरूरी आविष्कार देखे जिन्होंने ये सब मुमकिन किया, और मजदूरों की जिंदगी, उनके संघर्षों पर भी बात की। हाँ, और हमने ये भी देखा कि ब्रिटेन ही क्यों इस रेस में सबसे आगे था और कैसे इस पूरे प्रोसेस ने उपनिवेशवाद को हवा दी, जिसका सीधा असर भारत जैसे देशों पर बहुत गहरा पड़ा। ये सारे पॉइंट्स मतलब एग्जाम के लिहाज से बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल। अब एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जिस औद्योगिकीकरण ने लगभग 200 साल पहले दुनिया को इस तरह बदला, उसका असर आज भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर और दुनिया के देशों के आपसी संबंधों पर किस तरह दिखाई देता है? सोचने वाली बात है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। औद्योगिकरण का युग, और हम इसे भारत के नजरिए से देखेंगे। बिल्कुल। कैसे भारत, जो कभी हाथ से बने शानदार कपड़ों के लिए जाना जाता था, ब्रिटिश राज में बदल गया। हाँ, कैसे पुराने उद्योग मतलब हाथ वाले काम कमजोर हुए और नई फैक्ट्रियों की शुरुआत हुई। ये पूरी कहानी समझना इम्तिहान के लिए बहुत जरूरी है ना? सही। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। अगर हम यूरोप की औद्योगिक क्रांति से पहले देखें तो भारत हाथ से बनी चीजों का, खासकर कपड़ों का, एक बहुत बड़ा सेंटर था। बिल्कुल। भारतीय कॉटन और सिल्क के कपड़े अपनी क्वालिटी और डिजाइन के लिए दुनिया भर में फेमस थे। जैसे कि वो ढाका की मलमल। हाँ, ढाका की मलमल, कालीकट की छीट, मसूलीपट्टनम का कैलिको, बंगाल का रेशम, इनकी मांग यूरोप से लेकर एशिया तक थी। अरब, अफ्रीकी, यूरोपीय व्यापारी सब यहाँ आते थे खरीदने। और फिर वो ईस्ट इंडिया कंपनियां भी आ गईं।
17वीं सदी के बाद तो डच, फ्रेंच, इंग्लिश, ईस्ट इंडिया कंपनियां, इनमें होड़ लग गई भारतीय कपड़ा खरीदने की। मतलब ब्रिटिश राज से पहले भारत का कपड़ा उद्योग तो जबरदस्त था, पर फिर अंग्रेजों के आने के बाद ये गिरने क्यों लगा? ये हस्तशिल्प का पतन कैसे हुआ? देखिए, ब्रिटेन में फैक्ट्रियां लगी, उन्हें दो चीजें चाहिए थी। एक तो कच्चा माल, जैसे हमारे यहाँ से कपास, और दूसरा अपनी फैक्ट्रियों में बना माल बेचने के लिए बाजार। और भारत ये दोनों जरूरतें पूरी कर रहा था। इसी वजह से आप कह सकते हैं कि 1750 से 1850 के बीच भारत का औद्योगीकरण हुआ। औद्योगीकरण मतलब जो उद्योग पहले से थे वो खत्म होने लगे? हाँ, बिल्कुल। एक बड़ा कारण तो ये था कि मैनचेस्टर और लैंकाशायर से मशीन का बना सस्ता कपड़ा भारत के बाजारों में आ गया। अच्छा। पर सिर्फ यही नहीं था, ब्रिटेन ने भारत से जाने वाले माल पर भारी टैक्स लगा दिए और अपना माल वो बिना टैक्स के भारत आने लगा। ओहो, ये तो सीधी नाइंसाफी हुई। और सोचिए, जो भारतीय राजा महाराजा कारीगरों को सपोर्ट करते थे वो भी तो कमजोर हो गए थे। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की अपनी पॉलिसीज थी थोड़ी जबरदस्ती वाली। कैसे जबरदस्ती? मतलब क्या करती थी कंपनी? उन्होंने एक सिस्टम शुरू किया पेशगी का, जिसे ददून भी कहते थे। बुनकरों को एडवांस में कर्जा देते थे। अच्छा, मदद के लिए? कहने को। पर शर्त ये होती थी कि बुनकर अपना बनाया माल सिर्फ कंपनी को ही बेचेंगे, और वो भी बहुत कम दाम पर। तो फिर तो बुनकर फंस गए। हाँ, बिल्कुल। वो अपनी मर्जी से किसी और को बेच नहीं सकते थे। धीरे धीरे वो अपनी आज़ादी खो बैठे, एक तरह से बंधुआ मजदूर बन गए। इसका नतीजा, हजारों कारीगर बेरोजगार हो गए। जाहिर है उनकी कमाई गिरी होगी, जीना मुश्किल हो गया होगा। बहुत ज्यादा। कम पैसे में अच्छा कच्चा माल नहीं खरीद पाते थे तो कपड़े की क्वालिटी भी गिरने लगी। ऊपर से अकाल और महंगाई, हालत बहुत खराब थी। 1830 आते आते तो कई जगहों पर भारत का हथकरघा उद्योग लगभग खत्म हो गया। और इसी दौरान ब्रिटेन से मशीन वाला कपड़ा यहाँ धड़ल्ले से आने लगा। हाँ, तेजी से। एक अंदाजा है कि 1811-12 में ब्रिटेन जितना कपड़ा बाहर से मंगाता था उसमें करीब 33% भारत का होता था। अच्छा खासा हिस्सा था। बिल्कुल। पर 1850 तक ये हिस्सा 3% से भी कम रह गया। सोचिए, भारत जो कपड़ा बेचता था अब खरीदने लगा था, एक्सपोर्टर से इंपोर्टर बन गया। ये तो काफी निराशाजनक तस्वीर है। लेकिन क्या इस दौर में कुछ नई शुरुआत भी हुई, जैसे आधुनिक कारखानों की? हाँ, एक तरफ जहां हाथ का काम खत्म हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ भारत में आधुनिक फैक्ट्रियां लगनी शुरू हुईं। ये हुआ 1850 और 60 के दशक में। कहाँ लगी ये पहली फैक्ट्रियां? पहली कॉटन मिल लगी बॉम्बे में 1854 में, और पहली जूट मिल बंगाल में, कलकत्ता के पास 1855 में। इनमें नई मशीनें थीं, बहुत सारे मजदूर एक साथ काम करते थे। पैसा किसने लगाया इनमें, भारतीयों ने या अंग्रेजों ने? दोनों ने। कुछ भारतीय व्यापारियों ने भी पैसा लगाया और ब्रिटिश पूंजीपतियों ने भी। बॉम्बे और कलकत्ता ही क्यों, कुछ खास वजह? लोकेशन का फायदा था। बॉम्बे पश्चिमी भारत के कपास उगाने वाले इलाकों के पास था और बंदरगाह भी था, तो एक्सपोर्ट आसान था। और कलकत्ता पूर्वी बंगाल के जूट वाले इलाकों के नजदीक था और वो भी एक बड़ा बंदरगाह था। अच्छा, तो ये जो शुरुआती भारतीय उद्योगपति थे, जैसे द्वारकानाथ टैगोर, जमशेदजी टाटा, जीडी बिरला, इनका क्या रोल था? देखिए, मारवाड़ी, गुजराती, चट्टियार जैसे व्यापारी समुदाय तो पहले से व्यापार और फाइनेंस में थे। जब 1813 में कंपनी का एकाधिकार खत्म हुआ तो इनमें से कुछ ने हिम्मत दिखाई और नए उद्योगों में पैसा लगाया। जैसे आपने नाम लिए, टैगोर, टाटा, बिरला, ये बड़े नाम हैं। लेकिन उनके लिए सब आसान तो नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ी मुश्किल थी ब्रिटिश कंपनियों का दबदबा। शिपिंग, बैंकिंग, बीमा, हर बड़ी चीज पर अंग्रेजों का कंट्रोल था। भारतीय व्यापारियों को अक्सर इन ज्यादा मुनाफे वाले कामों से दूर रखा जाता था, धीरे धीरे और काफी दबाव में। अब बात करते हैं उन मजदूरों की जो इन नई फैक्ट्रियों में काम करने आए। ये लोग कौन थे, कहाँ से आए थे? ज्यादातर मजदूर गांव से आते थे। कई ऐसे किसान थे जिनकी जमीन चली गई थी या खेती में गुजारा नहीं हो रहा था। और उन्हें नौकरी कैसे मिलती थी? उद्योगपति अक्सर जॉबर रखते थे। ये जॉबर एक तरह के एजेंट होते थे जो गांव जाकर मजदूर भर्ती करते थे और फिर शहर में उनका ध्यान रखते थे। पर ये जॉबर अक्सर नौकरी दिलाने के बदले पैसे या दूसरे एहसान मांगते थे। और फैक्ट्रियों में काम करने के हालात, वो कैसे थे? हालात अच्छे नहीं थे। काम के घंटे बहुत लंबे, 12-14 घंटे रोज। मजदूरी काफी कम थी। मजदूरों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कोई खास कानून नहीं थे। डिसिप्लिन बहुत सख्त था। फिर भी मजदूरों ने आवाज उठाई होगी। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने अपनी यूनियन बनाने की कोशिश की।
एकजुटता दिखाई, हड़तालें भी हुईं, बेहतर मजदूरी की मांगें उठीं, शोषण का विरोध उन्होंने किया। तो कुल मिलाकर अगर हम औपनिवेशिक भारत के उद्योग और विश्व बाजार के रिश्ते को देखें तो क्या तस्वीर बनती है? तस्वीर यही बनती है कि ये रिश्ता पूरी तरह से औपनिवेशिक नीतियों से तय हुआ था। भारत का रोल क्या बना दिया गया? कच्चा माल सप्लाई करो और तैयार माल खरीदो। मतलब एक तरह की आर्थिक निर्भरता। बिल्कुल। इसी पैटर्न ने भारत को ब्रिटेन पर आर्थिक रूप से निर्भर बनाए रखा। फिर भी ऐसा नहीं कि भारतीय उद्योग पूरी तरह खत्म हो गए। अच्छा, कैसे बचे रहे वो? जैसे भारतीय कपड़ा मिलें थीं, वो आम लोगों के लिए मोटा कपड़ा बनाने लगी। इस सेगमेंट में ब्रिटिश मिलों को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, तो वो चलती रहीं। और फिर 20वीं सदी की शुरुआत में कॉटन, जूट के अलावा लोहा और इस्पात जैसे दूसरे उद्योग भी धीरे धीरे बढ़ने लगे। इन्होंने ही आगे चलकर भारत के आधुनिक औद्योगिक विकास की नींव रखी। तो हमने देखा कि कैसे भारत का जो विश्व प्रसिद्ध कपड़ा उद्योग था वो ब्रिटिश नीतियों की वजह से कमजोर हुआ और कैसे बहुत सारी मुश्किलों के बावजूद भारत में नए आधुनिक कारखानों का जन्म हुआ, भले ही ये विकास अंग्रेजों के कंट्रोल में था। सही कहा। ये एक उतार चढ़ाव भरी कहानी है जो हमें बताती है कि कैसे औपनिवेशिक शासन ने भारत के आर्थिक रास्ते को मोड़ दिया। यहाँ एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं। सोचिए अगर औपनिवेशिक शासन ना होता तो भारत का औद्योगिक विकास कैसा होता? क्या हम आज किसी और रास्ते पर होते? जरूर सोचिएगा इस पर। भारत का औद्योगिक विकास, वो भी 20वीं सदी में। बिल्कुल। हम समझेंगे कि भाई भारत में इंडस्ट्रीज कैसे पनपी, उनका नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद से क्या कनेक्शन था और समाज पर क्या असर पड़ा। ये टॉपिक एग्जाम के लिए वाकई काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसे ठीक से समझते हैं। तो 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में इंडस्ट्री का सीन थोड़ा बदल रहा था। मतलब ब्रिटिश रूल था, पर उसके बावजूद भारतीय उद्योगपति और मजदूर वो लोग प्रोडक्शन और ट्रेड पर ज्यादा कंट्रोल पाने की कोशिश में थे। हाँ, जैसे बॉम्बे और अहमदाबाद में कॉटन मिल्स तेजी से बढ़ीं और बंगाल में जूट मिल्स थीं, वो दुनिया के मार्केट में खासकर बोरियों के लिए बहुत अहम हो गईं। लेकिन चुनौतियां भी थी, है ना? ब्रिटिश सामान का दबदबा था। हाँ बिल्कुल, ब्रिटिश माल मार्केट में छाया हुआ था और एक्सपोर्ट ट्रेड पर भी ब्रिटिश फर्म्स का ही कंट्रोल था। पर भारतीय उद्योगपतियों ने हिम्मत नहीं हारी। वो आत्मनिर्भर मतलब सेल्फ रिलायंट बिजनेस बनाने की कोशिश करते रहे। और फिर 1905 में वो स्वदेशी आंदोलन आया, बंगाल विभाजन के टाइम पर। उसने तो काफी बूस्ट दिया होगा। हाँ, बहुत बड़ा बूस्ट मिला। ब्रिटिश सामान का बाइकआउट हुआ और लोकल प्रोडक्ट्स को मतलब स्वदेशी चीजों को बढ़ावा मिला। अच्छा, तो नई फैक्ट्रियां वगैरह लगी? जी हाँ, नई कपड़ा मिले, साबुन, चमड़ा, यहाँ तक कि माचिस की फैक्ट्रियां भी, ये सब भारतीय बिजनेसमैन ने लगाईं। खादी पहनना, स्वदेशी सामान इस्तेमाल करना, ये सब जैसे नेशनल प्राइड और इकोनॉमिक फ्रीडम से जुड़ गया। ये देखिए कितनी दिलचस्प बात है कि कैसे एक पॉलिटिकल मूवमेंट ने सीधे सीधे इकोनॉमी को अफेक्ट किया। फिर आई वर्ल्ड वॉर्स। उनका तो जबरदस्त इम्पैक्ट रहा होगा इंडस्ट्री पर। हाँ, बहुत गहरा। पहले वर्ल्ड वॉर 1914 में क्या हुआ कि ब्रिटेन से इंपोर्ट लगभग रुक गया। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश इंडस्ट्रीज वॉर का सामान बनाने में लग गईं। तो उसका फायदा यहाँ मिला। बिल्कुल, इंडियन फैक्ट्रीज को मौका मिला लोकल डिमांड पूरी करने का। कपड़े, मेटल का सामान और भी बहुत कुछ। कॉटन, जूट, आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज इसी टाइम खूब बढ़ीं। टाटा जैसे बड़े इंडियन इंडस्ट्रियल ग्रुप्स इसी दौर में उभरे। अच्छा, लेकिन वॉर के बाद जब ब्रिटिश माल वापस आने लगा होगा। हाँ, वॉर खत्म हुई, ब्रिटिश इंपोर्ट लौटा तो कंपटीशन बढ़ा। लेकिन तब तक इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट ज्यादा मजबूत और ऑर्गेनाइज्ड हो चुके थे। उन्होंने मिलकर एसोसिएशंस बनाई, जैसे 1920 में इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस, और सरकार पर दबाव डाला कि इंडियन इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन मिले, फेयर ट्रेड पॉलिसीज बने। और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939-45, उसने क्या किया? उसने इंडस्ट्री को और भी मजबूती दी। ब्रिटेन से इंपोर्ट फिर घटा। इस बार तो इंडियन फैक्ट्रीज ने ब्रिटिश वॉर एफर्ट के लिए बड़े पैमाने पर सप्लाई दी। यूनिफॉर्म्स, मेटल, इक्विपमेंट, बहुत कुछ। 1940 से 1945 के बीच इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन काफी तेजी से बढ़ा। वॉर खत्म होने तक भारत का इंडस्ट्रियल बेस पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और कह सकते हैं थोड़ा आत्मनिर्भर हो चुका था। इसमें बड़े इंडस्ट्रियल परिवारों जैसे टाटा, बिड़ला, वाडिया, इनका रोल तो अहम रहा होगा। निश्चित रूप से इन परिवारों ने मॉडर्न इंडस्ट्रीज में बड़ा पैसा लगाया।
कॉटन, जूट, आयरन स्टील जैसे टिस्को 1907 में, फिर सीमेंट, केमिकल्स वगैरह। और ये भी ज़रूरी है कि उन्होंने नेशनलिस्ट मूवमेंट को भी सपोर्ट किया। वो मानते थे कि पॉलिटिकल आज़ादी और इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस जुड़े हुए हैं। उन्होंने कांग्रेस को फंड्स दिए और विदेशी कंपटीशन से इंडियन इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी जैसी पॉलिसीज की वकालत की। लेकिन इन बढ़ती फैक्ट्रियों के साथ मजदूरों की कहानी भी जुड़ी है। उनकी क्या हालत थी? हाँ, ये भी बहुत ज़रूरी पहलू है। देखिए, औद्योगिकरण से नौकरियां तो मिलीं, पर काम करने के हालात अक्सर बहुत मुश्किल थे। काम के घंटे बहुत लंबे, सोचिए 12-14 घंटे, तनख्वाह कम, काम की जगह अनसेफ और रहने के लिए भीड़-भाड़ वाली अनहेल्दी बस्तियां। तो क्या मजदूरों ने आवाज उठाई इसके खिलाफ? बिल्कुल, 20वीं सदी की शुरुआत से ही मजदूर ऑर्गेनाइज होने लगे थे। बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन 1890 शुरुआती यूनियनों में से एक थी। बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास में ट्रेड यूनियंस तेजी से बढ़ीं। बेहतर मजदूरी और काम के घंटों के लिए हड़तालें भी हुईं। और क्या इन मजदूर आंदोलनों का आजादी की लड़ाई से भी कोई लेना देना था? हाँ, काफी गहरा कनेक्शन था। कई मजदूर नेता और यूनियनें फ्रीडम स्ट्रगल में एक्टिव थे। असहयोग आंदोलन 1920-22 के टाइम कई हड़तालें नेशनलिस्ट फीलिंग से जुड़ी थीं। फिर 1928 की ग्रेट बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक हुई, वो तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स की यूनिटी का एक बड़ा सिंबल बन गई। तो हाँ, लेबर मूवमेंट भारत के सोशल और पॉलिटिकल अवेकनिंग का हिस्सा था। एक सवाल है, इतनी फैक्ट्रियों के आने से क्या हैंडीक्राफ्ट मतलब हाथ से बनने वाला सामान वो पूरी तरह खत्म हो गया? नहीं, ये इंटरेस्टिंग है, ऐसा नहीं हुआ। फैक्ट्रियों के बावजूद हैंडीक्राफ्ट जिंदा रहे, बल्कि उन्होंने खुद को अडेप्ट भी किया। छोटी वर्कशॉप्स में हाथ के बने कपड़े, मिट्टी के बर्तन बनते रहे। बनारसी सिल्क, कांचीपुरम साड़ियाँ, इनकी वैल्यू तो क्वालिटी की वजह से बनी रही। कुछ कारीगरों ने तो नए टूल्स अपनाकर प्रोडक्शन के नए तरीके भी निकाले। इससे पता चलता है कि इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन का असर यूनिफॉर्म नहीं था, बल्कि काफी डाइवर्स और एडेप्टिव था। और जाहिर है इंडस्ट्रीज ने शहरों को भी बदला होगा। बिल्कुल, बॉम्बे, कलकत्ता, कानपुर जैसे शहर तेजी से बढ़े। ये कॉमर्स, फाइनेंस और लेबर के सेंटर बन गए। गांव से लोग काम के लिए आए, पॉपुलेशन बढ़ी और साथ में भीड़-भाड़ वाली बस्तियां यानी स्लम्स भी बने। समाज पर इसका क्या असर हुआ? नए क्लासेस बने होंगे? हाँ, नए सोशल क्लासेस उभरे। एक तरफ इंडस्ट्रियलिस्ट्स यानी कैपिटलिस्ट क्लास, दूसरी तरफ वर्किंग क्लास यानी मजदूर, और बीच में एक नया मिडिल क्लास आया, इंजीनियर्स, क्लर्क्स, मैनेजर्स वगैरह। ये सोशल चेंज आज के इंडिया की क्लास स्ट्रक्चर का बेस बना। और हाँ, प्रिंट कल्चर फैला, जिसने मॉडर्निटी, इक्वालिटी, नेशनलिज्म के आइडियाज फैलाए। आर्टिस्ट ने इंडस्ट्रियल लाइफ, मशीनें, शहरी गरीबी को दिखाना शुरू किया। ये इंडस्ट्रियल शहर पॉलिटिकल डिबेट, न्यूज़पेपर्स और रिफॉर्म मूवमेंट्स के भी सेंटर बने। तो अगर हम 1947 में देखें, जब भारत आजाद हुआ, तो इंडस्ट्रियल विरासत क्या थी हमारी? देखिए, एक छोटा पर बढ़ता हुआ इंडस्ट्रियल बेस था। एक्सपीरियंस्ड इंडियन एंटरप्रेन्योर्स थे, एक ऑर्गेनाइज्ड वर्किंग क्लास थी और इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस का एक नेशनलिस्ट विजन था। लेकिन साथ ही चुनौतियां भी थीं। देश के अंदर गहरी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, रीजन्स के बीच अनइवन डेवलपमेंट और फॉरेन कैपिटल और टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंस, ये सब भी विरासत में मिला। तो हमने देखा कि 20वीं सदी में इंडियन इंडस्ट्रीज का सफर कैसा रहा, कैसे स्वदेशी मूवमेंट, वर्ल्ड वॉर्स ने इसे शेप दिया, कैसे इंडस्ट्रियलिस्ट्स और लेबर मूवमेंट्स ने अपना रोल निभाया, और कैसे फैक्ट्री और हैंडीक्राफ्ट साथ साथ चले। शहरीकरण, सामाजिक बदलाव, ये सब इसी कहानी का हिस्सा हैं। हाँ, ये कहानी प्रोग्रेस की भी है और पीड़ा की भी। टेक्नोलॉजी भी आई, पर वर्कर्स का शोषण भी हुआ। भारत में ये सिर्फ एक इकोनॉमिक प्रोसेस नहीं था, ये कहीं ना कहीं डिग्निटी, सेल्फ रिलायंस और फ्रीडम के लिए एक पॉलिटिकल और कल्चरल स्ट्रगल भी बन गया। एग्जाम के लिए ये पॉइंट्स याद रखना बहुत जरूरी है। जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन और नेशनलिज्म का मिक्स था, इसने आज़ादी के बाद भारत की इकोनॉमिक पॉलिसीज और डेवलपमेंट के रास्ते को किस तरह से शेप दिया होगा? सोचिएगा जरूर इस बारे में। तो चलिए आज की इस चर्चा में हम यही जानेंगे कि छपाई का सफर कैसे शुरू हुआ और इसने हमारे समाज को कैसे बदला। शुरू कहाँ से करें? छपाई से पहले क्या था? छपाई से पहले थी हाथ से लिखी किताबें, जिन्हें हम पांडुलिपि या मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। अच्छा, हाथ से लिखी हुई। किस पर लिखते थे? शुरू में जानवरों की खाल पर,
जिसे पार्चमेंट या वेलम कहते हैं, और बाद में फिर कागज पर। और इन्हें लिखता कौन था? मठों और राज दरबारों में खास तौर पर प्रशिक्षित लेखक होते थे, स्क्राइब्स कहते थे उन्हें। वो नकल करते थे। बाप रे, मतलब हर कॉपी हाथ से? ये तो बहुत धीमी प्रक्रिया रही होगी। धीमी भी और महंगी भी। हर कॉपी अपने आप में अनोखी होती थी, सुंदर होती थी, पर आम आदमी की पहुंच से बाहर। और गलतियां भी होती होंगी नकल करने में। हाँ बिल्कुल, और ये बहुत नाजुक भी होती थीं। इसीलिए किताबें बहुत कम थीं और ज्ञान बस कुछ गिने चुने लोगों जैसे भिक्षुओं, विद्वानों या फिर बहुत अमीर लोगों तक ही सीमित था। तो फिर छपाई की शुरुआत कैसे हुई? कहाँ हुई? यूरोप में? नहीं, यूरोप से पहले चीन में। ये दिलचस्प है कि दुनिया की पहली प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी चीन में विकसित हुई। वहां आप सोचिए, 7वीं सदी में ही लकड़ी के ब्लॉक का इस्तेमाल करके छपाई शुरू हो गई थी, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। 7वीं सदी में चीन में? क्यों, वहां ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी? देखिए, चीन में एक बहुत बड़ा प्रशासनिक तंत्र था, इंपीरियल स्टेट। उन्हें हजारों की संख्या में पाठ्य पुस्तकों, दस्तावेजों की जरूरत होती थी, खासकर सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए। अच्छा, वो जो सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षा होती थी। हाँ वही। उन परीक्षाओं ने प्रिंटेड किताबों की मांग बहुत बढ़ा दी। छपाई ने इस मांग को पूरा किया। 11वीं सदी तक तो चीन में प्रिंट कल्चर काफी फैल चुका था। कमाल है। कोई पुरानी छपी हुई किताब मिली है वहां से? हाँ, दुनिया की सबसे पुरानी, जिस पर तारीख भी लिखी है, वो किताब चीन से ही मिली है। डायमंड सूत्र 868 ईस्वी की है ये। 868 ईस्वी। और क्या ये तकनीक सिर्फ चीन में रही? नहीं, ये जापान और कोरिया भी पहुंची। जापान में बौद्ध मठों ने इसका इस्तेमाल धार्मिक ग्रंथ छापने के लिए किया, और कोरिया ने तो क्या कहते हैं, एक कदम आगे बढ़कर 13वीं सदी तक धातु के मूवेबल टाइप भी बना लिए थे। धातु के टाइप मतलब गुटेनबर्ग से भी पहले? जी हाँ, गुटेनबर्ग से पहले तो कागज पहुंचा। कागज जो चीन में बना था, वो रेशम मार्ग से होते हुए करीब 11वीं सदी तक यूरोप पहुंचा। अच्छा, कागज ने रास्ता बनाया। हाँ, क्योंकि कागज सस्ता था खाल के मुकाबले। इसने एक तरह से जमीन तैयार की। फिर 1430 के दशक में जर्मनी के माइंस शहर में योहान गुटेनबर्ग ने वो किया जिसने सब कुछ बदल दिया। मूवेबल मेटल टाइप वाला प्रिंटिंग प्रेस। बिल्कुल, हर अक्षर के लिए धातु का अलग टाइप, जिसे जोड़कर शब्द, वाक्य और पूरे पन्ने बनाए जा सकते थे। इससे फायदा क्या हुआ? छपाई बहुत तेज हो गई, सस्ती हो गई और ज्यादा सटीक भी। एक जैसी कई प्रतियां बनाना आसान हो गया। इसे ही गुटेनबर्ग क्रांति कहते हैं। और गुटेनबर्ग की सबसे मशहूर छपाई वो बाइबल थी ना? हाँ, लगभग 1455 में उन्होंने बाइबल छापी। करीब 180 प्रतियां बनाई। उस जमाने के हिसाब से ये बहुत बड़ी संख्या थी। अब फिर तो ये तकनीक तेजी से फैली होगी पूरे यूरोप में। हाँ, बहुत तेजी से। कुछ ही दशकों में इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन, सब जगह प्रिंटिंग प्रेस लग गए। अंदाजा लगाइए, 1500 तक यूरोप में 1000 से ज्यादा प्रेस थे और करीब 2 करोड़ किताबें छप चुकी थीं। 2 करोड़? और ये संख्या बढ़ती ही गई होगी। बढ़ती ही गई। 1600 तक ये आंकड़ा 20 करोड़ पहुंच गया। 20 करोड़। इसका मतलब है कि पढ़ने वाले लोग भी बड़े होंगे। अब सिर्फ कुछ खास लोग ही नहीं पढ़ रहे होंगे। बिल्कुल सही। एक नया पाठक वर्ग तैयार हुआ। व्यापारी, वकील, डॉक्टर, छात्र, ये सब अपने काम की किताबें पढ़ने लगे। यहाँ तक कि महिलाएं भी पढ़ने लगीं। और आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए? उनके लिए चैप बुक्स आईं, मतलब सस्ती छोटी किताबें। और गाथा गीत या बैलेड्स के पर्चे छपने लगे। वो भी बहुत लोकप्रिय हुए। पढ़ना अब कुछ इलीट लोगों का काम नहीं रहा। इससे पढ़ने के तरीके पर भी असर पड़ा होगा। हाँ, बहुत बड़ा असर। पहले क्या था कि ज्यादातर लोग पढ़ नहीं सकते थे, तो किताबें समूह में जोर जोर से पढ़ी जाती थीं। लेकिन जब किताबें सस्ती हुईं और ज्यादा लोगों तक पहुंची, तो चुपचाप अकेले पढ़ने का चलन बढ़ा, साइलेंट रीडिंग। और अकेले पढ़ने से लोग अपने विचार भी बनाने लगे होंगे। बिल्कुल, लोग अपनी राय बनाने लगे, चीजों पर सोचने लगे। और भाषा, क्या अब लैटिन में ही छपता था? नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव था। छपाई ने स्थानीय भाषाओं यानी वर्नैक्युलर भाषाओं को बढ़ावा दिया। लैटिन के अलावा अब जर्मन, फ्रेंच, अंग्रेजी, इतालवी जैसी भाषाओं में की किताबें धड़ल्ले से छपने लगीं। इससे तो ज्ञान ज्यादा लोगों तक उनकी अपनी भाषा में पहुंचा होगा। हाँ बिल्कुल, ज्ञान का दायरा बढ़ा। विज्ञान, भूगोल, दर्शन जैसे विषयों पर किताबें तेजी से बढ़ीं। नक्शे छपने लगे, चित्र छपने लगे, जिससे सीखना आसान हुआ। एक तरह से कह सकते हैं कि ज्ञान का लोकतंत्रीकरण हुआ, डेमोक्रेटाइजेशन। पर इसका कोई विरोध नहीं हुआ? जैसे चर्च,
उनका तो ज्ञान पर एक तरह से कब्जा था। खुल हुआ। चर्च का सदियों से ज्ञान पर नियंत्रण था। प्रिंट ने उस नियंत्रण को सीधी चुनौती दी, खासकर जब 1517 में मार्टिन लूथर ने चर्च के भ्रष्टाचार की आलोचना करते हुए अपनी 95 थीसिस छपवाई। हाँ, वो तो जबरदस्त हंगामा हुआ होगा। प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन की शुरुआत। यकीनन लूथर के वो पर्चे, वो विचार हजारों की संख्या में छपकर पूरे यूरोप में फैल गए। आम लोग धार्मिक मसलों पर बहस करने लगे। इसने चर्च को बुरी तरह हिला दिया। तो चर्च ने क्या किया? चर्च ने घबराकर प्रतिबंधित पुस्तकों की सूची जारी की। इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स, मतलब इन किताबों को पढ़ना मना था। लेकिन एक बार विचार फैल जाएं तो उन्हें रोकना बहुत मुश्किल होता है। सही कहा, विचारों के सैलाब को रोकना नामुमकिन सा हो गया था। बिल्कुल। तो ये प्रिंटिंग प्रेस सिर्फ एक मशीन नहीं थी, ये तो विचारों की बहस की एक नई दुनिया खोल रही थी। एकदम सही। इसने बहस और चर्चा के लिए एक पब्लिक स्फीयर, एक सार्वजनिक मंच तैयार किया। लोग अब राजाओं पर, पादरियों पर, स्थापित सत्ताओं पर सवाल उठाने लगे। और इसी ने आगे चलकर बड़े बदलावों की नींव रखी होगी। हाँ, वैज्ञानिक विचार तेजी से फैले। इसने पुनर्जागरण, धर्म सुधार और फिर बाद में प्रबोधन युग के लिए बौद्धिक जमीन तैयार की। प्रिंटिंग प्रेस सिर्फ एक मशीन नहीं थी, ये विचारों की क्रांति थी। तो हमने देखा कि कैसे एक आविष्कार ने पढ़ने, सोचने और यहाँ तक कि पूरे समाज को ही पूरी तरह बदल दिया। पांडुलिपियों की उस सीमित दुनिया से लेकर छपी हुई किताबों के इस विस्फोट तक का सफर वाकई कमाल का है। हाँ, और ये हमें आज के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है। जिस तरह प्रिंट ने उस युग में सूचना और विचारों तक पहुंच को बदला, क्या आज का डिजिटल युग, मतलब इंटरनेट और सोशल मीडिया, कुछ वैसा ही कर रहे हैं? क्या वो भी हमारे सोचने, सीखने और समाज को उसी पैमाने पर बदल रहे हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। ये है यूरोप में छपाई यानी प्रिंटिंग का असर, खासकर 18वीं और 19वीं सदी में। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, बल्कि विचारों की क्रांति और समाज के बदलने की कहानी है। आइए इसे करीब से देखें। तो यूरोप में 18वीं सदी तक आते आते छपाई काफ़ी फैल चुकी थी। ऐसा लगता है कि किताबें, अखबार, पत्रिकाएं अब ज़्यादा आसानी से मिल जाती थी। हाँ बिल्कुल, और ये वही दौर था जिसे प्रबुद्धता का युग यानी एज ऑफ एनलाइटमेंट कहते हैं। अच्छा। लोग अब पुरानी मान्यताओं, परंपराओं और सत्ता पर, मतलब तर्क, विज्ञान और अपने विवेक के आधार पर सवाल उठा रहे थे। और छपाई ने इन सवालों को, इन विचारों को दूर दूर तक पहुंचाने में बहुत मदद की। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि पढ़ने वाले लोग भी बढ़ गए होंगे। मतलब पढ़ना सिर्फ अमीर या पढ़े लिखे लोगों तक ही सीमित नहीं रहा होगा। सही कहा आपने, एक बिल्कुल नया पाठक वर्ग तैयार हुआ। ओके। इसमें देखिए, व्यापारी थे, दुकानदार, वकील, शिक्षक, छात्र तो थे ही, साथ ही आम कारीगर और किसान भी। अच्छा, आम लोग भी। हाँ, वो सस्ती छपी हुई किताबें, लोकगीत और कहानियां पढ़ने लगे थे। पढ़ना अब एक तरह से सामाजिक गतिविधि बन गया था, सिर्फ निजी नहीं। और यहीं से बात और दिलचस्प हो जाती है। ये जो नए नए विचार आ रहे थे, वो लोगों तक पहुंचे कैसे? देखिए, इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि छपाई इन नए विचारों का मुख्य वाहन, मतलब मेन मीडियम बन गई। वैज्ञानिकों की नई खोजें छपने लगीं, जिससे सदियों पुरानी जो धारणाएं थीं वो टूटने लगीं। दार्शनिकों ने स्वतंत्रता, समानता, तर्क और विवेक पर जोर दिया। अच्छा। यहाँ तक कि व्यंग और कार्टूनों के जरिए राजाओं और चर्च की सत्ता का मजाक भी उड़ाया जाने लगा। मतलब मजाक भी उड़ाया गया? हाँ, बिल्कुल। ये विचारों के जरिए एक बड़ी क्रांति की शुरुआत थी, कह सकते हैं। और फ्रांस की क्रांति में भी तो इसका बड़ा हाथ माना जाता है, छपाई का। हाँ, उसका योगदान तो बहुत ही महत्वपूर्ण था। असल में क्रांति से पहले ही वोल्टेयर, रूसो जैसे जो विचारक थे, उनकी किताबों ने स्वतंत्रता, नागरिकों के अधिकार और तर्क आधारित शासन के विचारों को फ्रांस में काफी लोकप्रिय बना दिया था। यानी लोग इन विचारों पर खुलकर चर्चा करने लगे थे फिर? बिल्कुल। कॉफी हाउस थे, सैलून थे, पढ़ने के कमरे थे, यहाँ तक कि बाजारों और गलियों में भी लोग इन छपे हुए पर्चों और किताबों पर बहस करते थे। अच्छा। यहीं से पब्लिक स्फीयर या सार्वजनिक दायरे का विकास हुआ। मतलब एक ऐसी जगह जहां लोग सत्ता के डर के बिना अपनी राय बना सकते थे और उसे दूसरों के साथ बांट सकते थे। तो ऐसा लगता है कि छपाई ने न सिर्फ विचार फैलाए, बल्कि एक तरह से क्रांति के लिए माहौल ही तैयार कर दिया। निश्चित रूप से 1789 आते आते फ्रांस में राजशाही की जो निरंकुशता थी और चर्च का जो ढोंग था,
उसके खिलाफ माहौल बन चुका था। लोग खुलेआम आलोचना कर रहे थे। छपी हुई सामग्री ने लोगों को बताया कि कैसे मौजूदा व्यवस्था अन्यायपूर्ण है और बदलाव क्यों जरूरी है। इसने जनमत तैयार करने में एक अहम भूमिका निभाई। इन प्रबुद्ध विचारकों ने छपाई का इस्तेमाल कैसे किया, इसके कुछ खास उदाहरण बता सकती हैं? जरूर। जैसे वॉल्टियर ने धार्मिक असहिष्णुता और कट्टरता पर बहुत कड़ा प्रहार किया। ओके। रूसो ने कहा कि सरकार जो है वो जनता की मर्जी से चलनी चाहिए, है ना? हाँ। और मॉन्टेस्क्यू ने शक्तियों के बंटवारे का सिद्धांत दिया, यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग हों ताकि कोई एक ताकत निरंकुश न हो पाए। शक्तियों का बंटवारा। हाँ, और दिदेरों की एनसाइक्लोपीडिया ने उस समय के ज्ञान विज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाया और तर्कसंगत सोच को बढ़ावा दिया। इन सभी विचारों ने फ्रांस और अमेरिका समेत दुनिया भर में बदलाव की लहर पैदा की। लेकिन जाहिर है जो सत्ता में थे, राजा, चर्च, उन्हें ये सब पसंद नहीं आया होगा। वो तो डरे होंगे इन विचारों से। डर तो बहुत था। बिल्कुल। इसीलिए सरकार और चर्च दोनों ने सेंसरशिप लगाने की बहुत कोशिश की। अच्छा। कई किताबों पर पाबंदी लगाई गई, लेखकों और प्रकाशकों को जेल में भी डाला गया। लेकिन विचारों के प्रवाह को रोकना बहुत मुश्किल था। किताबें गुप्त रूप से छपती रहीं, विदेशों से तस्करी होकर आती रहीं। लोग इतने ज्यादा पढ़ने लगे थे कि इसे रीडिंग मेनिया यानी पढ़ने का जुनून कहा जाने लगा। रीडिंग मेनिया? वाह। हाँ, शासक इसीलिए डर गए थे क्योंकि अब आम लोग भी सवाल पूछ रहे थे और अपनी राय बना रहे थे। सत्ता पर सवाल उठ रहे थे। ये तो हुई 18वीं सदी की बात। फिर 19वीं सदी में क्या बड़े बदलाव आए छपाई में? देखिए, 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति हुई। इससे शिक्षा का प्रसार और तेज हुआ, साक्षरता बढ़ी। हाँ, ये तो था। साथ ही छपाई की तकनीक में भी बड़े सुधार हुए, जैसे भाप से चलने वाले प्रेस आ गए, रोटरी प्रेस आ गए। इन मशीनों ने छपाई को बहुत तेज और सस्ता बना दिया। अच्छा, तेज और सस्ता का क्या असर पड़ा समाज पर? ये रोजमर्रा की खबरें, सरकारी नीतियां, नए आविष्कार, सामाजिक मुद्दे और राजनीतिक बहसों को आम लोगों तक पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया बन गए। इनमें छपने वाले कार्टूनों के जरिए भ्रष्ट नेताओं और सामाजिक बुराइयों पर तीखा कटाक्ष किया जाता था। जानकारियां बहुत तेजी से फैल रही थी। और इसी समय उपन्यास यानी नॉवेल्स भी काफी लोकप्रिय हुए, हैं ना? हाँ, ये तो उपन्यासों का सुनहरा दौर था। चार्ल्स डिकेंस, जेन ऑस्टिन जैसे लेखकों ने आम लोगों की जिंदगी, उनकी मुश्किलें, गरीबी, सामाजिक अन्याय जैसे विषयों पर लिखा, जो लोगों को अपने जीवन से जुड़े लगते थे। अच्छा। और एक खास बात यह है कि महिलाओं ने भी न सिर्फ पढ़ना शुरू किया बल्कि लिखना भी शुरू किया। प्रिंट ने उन्हें अपनी भावनाओं, अपने विचारों और अनुभवों को साझा करने का एक मंच दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या छपाई ने सामाजिक सुधारों को आगे बढ़ाने में भी मदद की? कि जैसे गुलामी प्रथा को खत्म करने का आंदोलन था, महिलाओं के अधिकारों की बात थी, जैसे शिक्षा और वोट का अधिकार, मजदूरों की बेहतर स्थिति, इन जैसे मुद्दों पर छपी हुई सामग्री के जरिए एक व्यापक बहस छिड़ी। समाज सुधारकों ने प्रिंट का इस्तेमाल लोगों को जागरूक करने और बदलाव की मांग उठाने के लिए जम के किया। लेकिन कुछ चिंताएं भी थी शायद। हाँ, कुछ चिंताएं भी थीं कि कहीं ये जो सस्ता साहित्य या उपन्यास है ये युवाओं पर बुरा असर ना डाले। पर सच तो ये है कि प्रिंट की ताकत को रोकना संभव नहीं था। तो इन सब का निचोड़ क्या निकलता है? संक्षेप में कहें तो छपाई का सबसे बड़ा प्रभाव क्या रहा यूरोप पर? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो छपाई ने ज्ञान को कुछ खास लोगों के दायरे से निकालकर आम जनता तक पहुंचा दिया। इसे ही ज्ञान का लोकतंत्रीकरण कहते हैं। ज्ञान का लोकतंत्रीकरण, सही। हाँ, इसने शिक्षा के प्रसार को गति दी, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया और हम कह सकते हैं कि आधुनिक लोकतंत्र, सार्वजनिक बहस और सामाजिक सुधारों की नींव रखी। तो ये थी छपाई की वो दिलचस्प यात्रा जिसने यूरोप के सोचने समझने के तरीके और समाज को हमेशा के लिए बदल दिया। बिल्कुल। और यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। आज हम डिजिटल युग में जी रहे हैं जहाँ सूचना पलक झपकते ही दुनिया भर में फैल जाती है ना? हाँ, बिल्कुल। तो जरा सोचिए, क्या आज सूचना का ये फैलाव उसी तरह समाज को बदल रहा है जैसे सदियों पहले छपाई ने बदला था? क्या तब और अब में कुछ समानताएं नजर आती हैं? ये सोचने वाली बात है। भारत में प्रिंट कल्चर का विकास, मतलब छपाई का आना और फैलना, ये समझना जरूरी है कि कैसे छपे हुए शब्दों ने, आप कह सकते हैं, आधुनिक भारत की कहानी को एक दिशा दी। तो चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ तारीखें या नाम याद करना नहीं है,
ये कहानी है कि कैसे नए नए विचार आए, कैसे बहसें शुरू हुई और कैसे पूरा भारत बदला। हम देखेंगे कि छपाई भारत आई कैसे और फिर शिक्षा, धर्म, समाज और हाँ, खासकर आज़ादी की लड़ाई पर इसका क्या असर रहा। तो ये सफर शुरू कहाँ से हुआ? मतलब भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस कब आई और कौन लाया उसे? देखिए, यूरोप के मुकाबले तो हम थोड़े पीछे थे इस मामले में। शुरुआत हुई 16वीं सदी के मध्य में। साल था 1556। गोवा में पुर्तगाली मिशनरीज थे ना, वो पहली प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए। अच्छा, 1556 में गोवा में? हाँ और पुर्तगाली मिशनरी? हाँ, और उनका पहला मकसद, दिलचस्प बात यह है कि धार्मिक था। यानी शुरुआत धर्म प्रचार से हुई, किताबों से? बिल्कुल, शुरू में उन्होंने ईसाई धर्म के प्रचार के लिए किताबें छापी, जैसे बाइबल का कोंकणी अनुवाद था या फिर प्रार्थना की छोटी छोटी पुस्तिकाएं। यहीं से कह सकते हैं भारत में छपाई के युग की शुरुआत हुई, जिसने आगे चलकर समाज के हर पहलू को छूना था। अच्छा, तो गोवा के बाद ये तकनीक सिर्फ वहीं तो नहीं रुकी होगी, भारत के बाकी हिस्सों तक कैसे पहुंची है? सही सोचा आपने। गोवा से फिर ये धीरे धीरे फैली। दक्षिण भारत में देखें, तमिलनाडु में 1570 तक आते आते तमिल, मलयालम, तेलुगु जैसी भाषाओं में किताबें छपने लगी थीं। फिर 18वीं सदी में त्रैंकोबार, मद्रास, श्रीरामपुर, इन जगहों पर मिशनरी प्रेस काफी एक्टिव हो गए थे। और उत्तर भारत का क्या? वहां कब असर दिखा? मैंने सुना है पहला अखबार तो बंगाल से निकला था। हाँ, बिल्कुल सही सुना है। 1780 में कलकत्ता से जेम्स ऑगस्टस हिकी ने बंगाल गज़ेट नाम से भारत का पहला अंग्रेजी अखबार शुरू किया। अच्छा, बंगाल गज़ेट, ये तो मील का पत्थर रहा होगा फिर। बिल्कुल। इसके बाद तो जैसे एक रास्ता खुल गया। बहुत जल्द बंगाली, हिंदी, उर्दू, मराठी, इन सब भारतीय भाषाओं में भी अखबार और पत्रिकाएं निकलने लगीं। 19वीं सदी की शुरुआत तक तो कलकत्ता, बम्बई, मद्रास जैसे बड़े शहर प्रिंटिंग के बड़े केंद्र बन गए थे। जब इतने बड़े पैमाने पर छपाई होने लगी तो जाहिर है धार्मिक विचारों और जो बहसें थीं उन पर भी इसका गहरा असर हुआ होगा। बहुत गहरा असर पड़ा। एक तरफ तो मिशनरी अपने विचारों को फैलाने के लिए पर्चे और किताबें छाप रहे थे, तो दूसरी तरफ हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध विद्वानों ने भी अपनी मान्यताओं को बचाने के लिए, अपनी बात रखने के लिए रामचरितमानस, गीता, कुरान जैसे अपने ग्रंथ छापे। वैसे अब सिर्फ बोलकर नहीं हो रही थीं, वो छपे हुए शब्दों के जरिए लाखों लोगों तक पहुंच रही थीं। विचारों के टकराव का ये एक नया मैदान बन गया था। और समाज सुधारकों ने इस नई ताकत को कैसे देखा? उन्होंने कैसे इस्तेमाल किया इसे? सोचिए, उनके लिए कितना बड़ा मौका रहा होगा। उनके लिए तो ये वाकई एक हथियार जैसा साबित हुआ। जैसे राजा राम मोहन रॉय थे, उन्होंने एकेश्वरवाद और सती प्रथा जैसी कुरीतियों के खिलाफ लिखने के लिए प्रिंट का खूब इस्तेमाल किया। अच्छा। हाँ, फिर स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, इन्होंने अंधविश्वास और जाति भेद पर चोट करने के लिए अपने विचार छापे। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा और इस्लाम की साइंटिफिक सोच को बढ़ावा देने के लिए छपाई का सहारा लिया। मतलब सुधारवादी आवाजें अब दूर दूर तक पहुंच सकती थी। इसका मतलब ये हुआ कि ज्ञान और विचार अब सिर्फ कुछ खास पढ़े लिखे लोगों तक सीमित नहीं रहे, आम आदमी तक इनकी पहुंच बढ़ी। बिल्कुल। पहले देखिए, पढ़ना लिखना कुछ ही वर्गों का काम माना जाता था, है ना? लेकिन अब सस्ती किताबें, अखबार, ये सब व्यापारियों, कारीगरों, यहाँ तक कि महिलाओं तक भी पहुंचने लगे। रंगीन तस्वीरों वाली किताबें, पंचांग, लोक कथाएं, ये सब बहुत लोकप्रिय हुई। शहरों में पब्लिक लाइब्रेरी खुलने लगी। तो हाँ, ज्ञान का दायरा बढ़ा। आपने महिलाओं का जिक्र किया, उनकी जिंदगी पर क्या खास असर पड़ा इस छपाई का? महिलाओं के लिए तो इसने जैसे एक नई दुनिया खोल दी। उनकी शिक्षा के सवाल पर, विधवा पुनर्विवाह जैसे मुद्दों पर खूब लिखा गया। बाम्बोदिनी पत्रिका, स्त्री दर्पण जैसी पत्रिकाएं तो खास महिलाओं के लिए ही निकली। और सोचिए, राजसुंदरी देवी थीं, उन्होंने 1876 में अपनी आत्मकथा आमार जीवन छापी। घर में छिप छिप कर पढ़ना सीखा था उन्होंने। ये उस समय कितनी बड़ी बात रही होगी। वाकई। हाँ, और इसी तरह जो समाज के हाशिए पर थे, मतलब निचली जातियां, उनको भी अपनी बात रखने का एक मंच मिला। ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी लिखी, जाति व्यवस्था पर सीधा सवाल उठाया। फिर B.R. अम्बेडकर, पेरियार, इन नेताओं ने भी छपाई के जरिए दलितों और गैर ब्राह्मण समुदायों में बराबरी और आत्मसम्मान के विचारों को फैलाया। लेकिन जब यही अखबार और पत्रिकाएं सरकार पर, मतलब अंग्रेजी हुकूमत पर सवाल उठाने लगीं, तब उनकी क्या प्रतिक्रिया रही होगी? उन्हें चिंता तो हुई होगी। चिंता क्यों नहीं होती, बिल्कुल हुई। समाचार दर्पण, सुधारक,
अमृत बाजार पत्रिका और तिलक का केसरी। ये सब अखबार खुलकर कॉलोनियल रूल की नीतियों की, आर्थिक शोषण की आलोचना कर रहे थे, भारतीयों के राजनीतिक अधिकारों की मांग कर रहे थे। तो इसी बढ़ते विरोध को दबाने के लिए वो 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लेकर आए। हाँ, वो बदनाम एक्ट। जी, वही। इस कानून से सरकार को भारतीय भाषाओं के अखबारों पर सेंसर लगाने का, उनकी प्रेस जब्त करने तक का अधिकार मिल गया। लेकिन देखिए, दमन से आवाजें दबती कहाँ हैं? उल्टा हुआ। इस एक्ट के विरोध ने आजादी की लड़ाई को और हवा दे दी और मजबूत कर दिया। अच्छा, यानी प्रिंट ने सीधे सीधे राष्ट्रवाद की भावना को जगाने और फैलाने में भी एक अहम भूमिका निभाई। निश्चित रूप से। आप देखिए, तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाद में महात्मा गांधी, इन सब बड़े नेताओं ने अखबारों को केसरी, मरहट्ठा, यंग इंडिया, हरिजन अपने विचारों का मुख्य हथियार बनाया। इनके जरिए राजनीतिक चेतना गांव-गांव तक पहुंचे। गांव-गांव तक कैसे? देखिए, स्वदेशी, स्वराज जैसे जो मुश्किल विचार थे ना, उनको सस्ते पर्चों और पोस्टरों के माध्यम से आम लोगों की भाषा में समझाया गया। इसने शहरों के पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों और गांवों के किसानों के बीच एक तरह का पुल बनाया, उन्हें एक साझा मकसद से जोड़ा। ये तो बहुत अहम बात है। अच्छा, राजनीति, धर्म, समाज सुधार, इन गंभीर बातों के अलावा क्या लोगों के मनोरंजन के लिए भी कुछ छपता था? हाँ, क्यों नहीं। मनोरंजन का भी ध्यान रखा गया। नाटकों की स्क्रिप्ट छपने लगी, लोग जासूसी उपन्यास पढ़ने लगे, गीत संगीत की किताबें निकलीं, धार्मिक कथाएं जैसे रामायण, महाभारत, इनके सस्ते संस्करण छपे, कैलेंडर, रंगीन तस्वीरें, ये सब आम लोगों के जीवन का हिस्सा बन गए। सड़कों पर फेरी वाले घूम घूम कर किताबें बेचते थे, तो छपाई ने मनोरंजन को भी आम आदमी तक पहुंचाया। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो आधुनिक भारत को बनाने में प्रिंट की भूमिका को हम कैसे देख सकते हैं संक्षेप में? संक्षेप में कहें तो प्रिंट ने भारत में सबसे पहले तो ज्ञान का प्रसार किया। इसने पुरानी सामाजिक रूढ़ियों और ऊंच नीच को चुनौती दी। इसने अलग अलग समुदायों और इलाकों के लोगों को एक दूसरे से जोड़ा। और सबसे जरूरी बात, इसने राष्ट्रीय चेतना जगाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक वैचारिक ताकत दी। इसने, कह सकते हैं, आधुनिक भारत के सार्वजनिक जीवन की नींव रखी। वाकई सोचकर भी हैरानी होती है कि छपे हुए शब्दों में कितनी जबरदस्त ताकत थी। इसने न सिर्फ भारत को बदला, बल्कि दुनिया भर में ज्ञान और क्रांति का एक बड़ा जरिया बनी। सही कहा। और भारत के संदर्भ में देखें तो ये सामाजिक सुधार, बराबरी और आज़ादी की लड़ाई का एक बहुत अहम औजार साबित हुआ। ये सोचना भी कितना दिलचस्प है कि कैसे एक तकनीक ने विचारों को पंख दिए और एक ऐसे आधुनिक लोकतांत्रिक समाज की कल्पना को मजबूत किया जहां ज्ञान सिर्फ कुछ लोगों का नहीं, सबका हो और हर दबी हुई आवाज को भी मंच मिल सके।